तो कहानी शुरू होती है और हमें लॉयड नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका पूरा गांव डीमन लॉर्ड से लड़ते हुए डिस्ट्रॉय हो गया और हम उसकी आंखों में देखकर जान सकते हैं कि वो इस तरह की दवाई पहले भी देख चुका है। और जब मर्लिन उसे वहां खड़ी देती है तो उसे काफी बुरा फील होता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ही लॉयड का गाँव बर्बाद हो गया था। फिर अपनी गलती सुधारने के लिए मर्लिन लॉयड को अपने घर ले जाने का सोचती है और लॉयड उसके साथ ही रहने लगता है। उसके बाद मर्लिन डिसाइड करती है कि वो लॉयड को जादू सिखाएगी। वो सबसे पहले उसे फ्लेम स्पेल मैजिक सिखाने की कोशिश करती है। वो उसे 3 सेकंड के लिए फ्लेम स्पेल यूज करके दिखाती है और फिर कहती है कि अगर तुम इसे नहीं कर पाते हो तो तुम्हें आज रात खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद लॉयड शाम तक बहुत मेहनत करता है और अपने हाथ में छोटी सी आग जला लेता है। फिर जब वो खुश होकर उसे मर्लिन को दिखाता है तो मर्लिन उसका हौसला बढ़ाने के बजाय उसे कमजोर कहकर ताना मारती है और फिर वो उस पर फ्लेम मैजिक का यूज कर देती है जिससे लॉयड का चेहरा काला हो जाता है। और जो भी हो लेकिन लॉयड मैजिक सीख चुका था इसलिए वो उसे रात का खाना दे देती है। अगले दिन वो लॉयड से कहती है कि वो आज उसे वाटर मैजिक सिखाएगी। फिर वो उसे मैजिक परफॉर्म करके दिखाती है जिसमें जमीन से पानी की एक पतली धार निकलने लगती है। जिसके बाद फिर वो लॉयड को सेम चीज करने के लिए कहती है। लॉयड कोशिश करता है लेकिन बस वो जमीन को हल्का गीला कर पाता है और अपनी छोटी सी सफलता से वो खुद पर गर्व महसूस कर रहा होता है। लेकिन मर्लिन को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था तो वो लॉयड को असली वाटर मैजिक का पावर दिखाने के लिए उस पर खूब सारा पानी डाल देती है। फिर टाइम बीतता जाता है जो लॉयड की ट्रेनिंग जारी रहती है। वो जादू सीखने की पूरी कोशिश करता है और मर्लिन उसकी हर गलती के लिए उसे सजा देती है। धीरे धीरे मर्लिन की इस हार्ड ट्रेनिंग का असर दिखना शुरू हो जाता है क्योंकि सर्दियों का मौसम आते आते लॉयड की मैजिक स्किल काफी अच्छी हो चुकी थी। वो सिर्फ अपनी उंगलियां घुमाकर मर्लिन की बर्फ की मूर्ति बना देता है। ये देखकर मर्लिन काफी इम्प्रेस होती है लेकिन वो अपना कैरेक्टर से बाहर आने नहीं चाहती थी। लेकिन वो उस बर्फ की मूर्ति को कंट्रोल कर लेती है और उससे लॉयड को पकड़कर मूर्ति को 30 फीट ऊंचा कर देती है ताकि लॉयड को दिखाया जा सके कि असली स्नो मैजिक क्या होती है। फिर मर्लिन उस मूर्ति को तोड़ देती है जिससे लॉयड भी जमीन पर गिर जाता है और इतने दिनों में वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। इसलिए लॉयड जैसे ही बर्फ से निकलता है वो मर्लिन से कहता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। ये सुनकर मर्लिन हल्की सी स्माइल देती है और उसकी बात मान लेती है। फिर कुछ और टाइम बीत जाता है और एक सुबह मर्लिन अपने सोफे पर पड़ी होती है और उसे काफी सर दर्द हो रहा था क्योंकि पिछली रात उसने बहुत सारी शराब पी ली थी। लॉयड उसे देखने आता है और पूछता है कि क्या आप ठीक है। इस पर मर्लिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरी हालत बहुत खराब है। ये सुनकर लॉयड उसके माथे पर अपना हाथ रखता है और वो व्हाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कुछ ही सेकंड्स में मर्लिन का सर दर्द गायब हो जाता है और वो काफी अच्छा महसूस करने लगती है। फिर वो उठती है और लॉयड को गले लगाकर उसे ठीक करने के लिए थैंक्स कहती है। लेकिन जैसे ही वो ठीक होती है वो कहती है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त हो गया और उसे उठाकर ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। फिर कई साल बीत जाते हैं और एक दिन मर्लिन को एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो काफी टेंशन में आ जाती है। उसी वक्त लॉयड वहाँ आ जाता है और कहता है कि डिनर तैयार है। तो मर्लिन कहती है कि मैं आ रही हूँ और उस बुक को बंद कर देती है। फिर जैसे ही वो उस बुक को रखने लगती है वो गलती से लॉयड के सामने गिर जाता है तो लॉयड उसे उठा लेता है और उस बुक को छूते ही उसके अंदर से सारी जानकारी लॉयड के दिमाग में भरने लगती है और अचानक से उसके दिमाग में इतनी इन्फॉर्मेशन आने के कारण वो बेहोश भी हो जाता है। ये सब देखकर मर्लिन हैरान रह जाती है और उसे पता चलता है कि लॉयड को एक योद्धा के रूप में चुना गया है। फिर वो लॉयड को उसके कमरे में सुला देती है। लेकिन अगर लॉयड को सच में एक योद्धा के रूप में चुना गया है तो मर्लिन नहीं चाहती कि लॉयड भी उन गलतियों को दोहराए जो उसने की थी। इसलिए मर्लिन उसके माथे पर किस करती है जिससे लॉयड का माथा चमकने लगता है, यानी कि मर्लिन ने उस पर कोई मैजिक स्पेल परफॉर्म किया था। वो नहीं चाहती थी कि लॉयड भी अपनी मैजिक पर घमंड करने लगे जैसे कभी वो किया करती थी। अगले दिन लॉयड की ट्रेनिंग दोबारा शुरू होती है। इस बार मर्लिन उसे जंगल में ले जाती है ताकि वो अपनी व्हाइट मैजिक का प्रैक्टिस कर सके। फिर लॉयड एक फल पर व्हाइट मैजिक करता है और उस फल को तुरंत ही पका हुआ और रसीला बना देता है। तो मर्लिन उसकी तारीफ करती है लेकिन साथ ही वो उसे दिखाना चाहती थी कि अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है। इसलिए वो खुद एक पेड़ पर हाथ रखती है और पूरे पेड़ को हरा भरा बनाकर उसे पके हुए फलों से भर देती है। फिर रात में मर्लिन लॉयड को पढ़ने में मदद कर रही होती है। वो उसे बताती है कि कुछ और ऐसे भी होते हैं जो कुछ रेयर मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लॉयड बुक में एंशिएंट मैजिक के बारे में देखता है। फिर जब वो इसके बारे में मर्लिन से पूछता है तो वो अचानक से सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें एंशिएंट मैजिक सीखने की जरूरत नहीं। उसके बाद मर्लिन उसे अगली ट्रेनिंग में अपने मैजिक विंड को जल्दी से जल्दी समन करना सिखाती है। लेकिन लॉयड उसे समन करने में काफी टाइम लगा रहा था तो मर्लिन उसे अपनी विंड से जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि तुम चाहे कितनी भी ताकतवर बन जाओ अपनी ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ना। तो लॉयड प्रॉमिस करता है कि वो अपनी ट्रेनिंग को कभी छोड़ेगा नहीं। फिर अगला लेसन मैजिक स्टोन्स के बारे में होता है। मर्लिन उसे बताती है कि इन मैजिक स्टोन्स में बहुत ज्यादा पावर होती है
और ये अपने आसपास की चीजों को भी मैजिक स्टोन में बदल सकती है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन मर्लिन ट्रेनिंग के दौरान लॉयड को एक सुनसान जंगल में ले आती है और उसे एक चाकू देती हुए कहती है कि अब तुम्हें इस जंगल में खुद से सरवाइव करना होगा और अपने दम पर घर लौटना होगा। और इससे पहले कि लॉयड कुछ कहता, मर्लिन वहाँ से भाग जाती है और अब लॉयड उसे जंगल में अकेले फंस गया होता है। उसी वक्त वहाँ एक सफेद भेड़िया आ जाता है और वो लॉयड पर हमला कर देता है। तो लॉयड अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और फिर वो एक पेड़ पर जाकर अपनी जान बचाता है। वो सोचता है कि एक व्हाइट मैजिशियन होने के कारण उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उस खतरनाक भेड़िए का सामना कर सके, इसलिए वो बिना लड़ाई किए छुपकर घर जाने का फैसला करता है। फिर वो अपने मैजिक से आसपास का एरिया स्कैन करता है ताकि वो पता कर सके कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। और स्कैन करने के बाद उसे समझ में आता है कि वो अपने घर से बहुत ज्यादा दूर आ चुका है और अब उसे किसी तरह से जंगल पार करके घर जाना होता है। फिर जैसी रात होती है वो अपनी मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लॉयड गलती से एक सूखी टहनी पर पैर रख देता है, जिसके कारण उसके सामने एक विशाल मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर लॉयड बहुत ज्यादा डर जाता है और उल्टी दिशा में भागने लगता है। फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हेस्ट स्पेल का यूज करता है और उस मकड़ी से बच जाता है। आखिरकार जैसे तैसे वो सही सलामत घर पहुंच जाता है, लेकिन थकावट के कारण वो घर के दरवाजे पर ही बेहोश हो जाता है। फिर जब मर्लिन उसे वहाँ देखती है तो काफी प्राउड महसूस करती है क्योंकि लॉयड अपनी मैजिक और समझदारी के दम पर अकेले ही वापस आ गया था। फिर कुछ और साल बीत जाते हैं और एक दिन लॉयड सफाई कर रहा होता है और मर्लिन के डेस्क पर उसे एक किताब दिखती है जो कि एक टाउन के बारे में थी। वो लॉयड को काफी इंटरेस्टिंग लगती है और वो मर्लिन से पूछता है कि क्या मैं ये किताब ले लूं, तो मर्लिन हाँ कर देती है। और अभी तक लॉयड की ट्रेनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, उसे अब मर्लिन की पनिशमेंट झेलनी नहीं पड़ती है। लेकिन मर्लिन उसे हर दूसरे दिन नए मैजिक को बनाने में मदद करने के लिए जबरदस्ती ले जाती है क्योंकि लॉयड का स्पेल डेवलपमेंट में गजब का टैलेंट होता है। लेकिन लॉयड अब खुश भी होता है क्योंकि मर्लिन अब उसे अपने बराबर समझती है। लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो ठीक से सोया नहीं था क्योंकि मर्लिन उसे हर रात रिसर्च के बारे में बिजी रखती थी। इसी कारण से धीरे धीरे लॉयड तंग आने लगा और साथ ही टाउन लाइफ के बारे में उसकी इंटरेस्ट भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो एक बड़ा फैसला लेता है और जब उसकी अगली सुबह मर्लिन लॉयड के कमरे में आती है ताकि वो उसे मैजिक बनाने के काम में हेल्प करने के लिए बुला सके, तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि लॉयड वहाँ नहीं था। वो डेस्क पर रखी उस किताब को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि लॉयड कहाँ गया और फिर सीन शिफ्ट होता है और लॉयड पहली बार किसी टाउन में गया। वो वहाँ की बिजी लाइफ को देखकर काफी हैरान होता है। फिर उसे भूख लगती है और वो एक ब्रेड खरीदता है, लेकिन उसे खरीदने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसे जल्दी कोई काम ढूंढना होगा। तभी अचानक से उसके चेहरे पर एक एडवेंचरस रिक्रूटमेंट का पोस्टर उड़ते हुए आता है। उसे देखकर वो डिसाइड करता है कि वो भी इसमें शामिल होगा। वहाँ हम एक रहस्यमय बंदे को देखते हैं जो लॉयड का पीछा कर रहा होता है। फिर लॉयड एडवेंचरस की टीम में शामिल हो जाता है और एक एजेंट साइक्लॉप्स में जुड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ कासल की छत पर आ जाता है। उनकी टीम का लीडर एलन सीना से उन्हें हील करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही सीना उन्हें हील करने वाली होती है उससे पहले ही लॉयड अपना रिफाइंड मैजिक यूज करता है, जिससे सभी लोग काफी बेहतर फील करने लगते हैं और उनकी पावर्स बढ़ जाती है। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये मैजिक लॉयड ने किया है क्योंकि वो इसके बारे में किसी को बताता नहीं। उसके बाद आर्चर साइक्लॉप्स की आंखों में तीर मारती है और रीना साइक्लॉप्स के पंच को ब्लॉक कर देती है और वो खुद ही हैरान रह जाती है कि उसने इतनी आसानी से ये कैसे कर लिया। फिर एलन एक अटैक में ही उस साइक्लॉप्स को खत्म कर देता है। इसके बाद एलन खुद पर प्राउड फील करने लगता है जैसे कि उसने खुद के दम पर किया हो। लेकिन रीना नोटिस करती है कि उनकी एनर्जी बढ़ने में लॉयड का हाथ है। फिर साइक्लॉप्स को हराने के बाद पूरी टीम वापस शहर में आ जाती है और यहाँ एलन को एक हीरो की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि साइक्लॉप्स को मारना काफी हार्ड था और अब तक कोई दूसरा ऐसा नहीं कर पाया था। फिर उन्हें साइक्लॉप्स को हराने के लिए एक बड़ा इनाम दिया जाता है, लेकिन एलन लॉयड को सिर्फ 5 सिक्के देता है और कहता है कि तुम अभी टीम में नहीं हो तो तुम्हारे लिए इतना काफी है। लॉयड भी बिना किसी शिकायत से उन सिक्कों को रख लेता है। फिर एलन जीतने की खुशी में सभी को ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन लॉयड वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करना चाहता था। ये देखकर मेज गुस्सा हो जाती है कि लॉयड उनके साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, लेकिन एलन कहता है कि उसे जाने दो, हम किसी और व्हाइट मेज को अपने टीम में हायर कर सकते हैं। वैसे भी उसने साइक्लॉप्स को हराने में कुछ खास मदद नहीं की थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मर्लिन के घर पर वही रहस्यमय बंदा पहुंचता है जो लॉयड का पीछा कर रहा था। मर्लिन उससे लॉयड के बारे में पूछती है तो इस बंदे का नाम विल होता है और वो मर्लिन को बताता है कि लॉयड ने सिटी में एक एडवेंचर की टीम ज्वाइन कर ली है। ये सुनकर मर्लिन राहत की सांस लेती है कि अब समय आ गया है जब लॉयड को खुद ही अपने फैसले लेने होंगे और जब तक वो अपने पावर्स का घमंड नहीं करता जैसा कि मैं अपने यंग दिनों में घमंडी हो गई थी, उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर विल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आज भी उस दिन का पछतावा है। ये सुनकर मर्लिन को अपनी गलती पर फिर से याद आती है। उस वक्त डीमन लॉर्ड मैजिक बुक को पाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार था और मर्लिन इस खतरे को जान नहीं पाती जिस कारण से पूरा गाँव एक ही
झटके में तबाह हो जाता है, जिसमें मर्लिन के साथ साथ बाकी सारे लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन उनकी टीम में साइबर नाम का एक बंदा था जो एंशिएंट मैजिक को यूज कर सकता था। उसने अपनी मैजिक से सभी मरते हुए लोगों को जिंदा कर दिया था, लेकिन इसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और तभी से मर्लिन खुद को दोषी मान रही है। फिर स्टोरी वापस लॉयड पर शिफ्ट होती है और वो अब भी उस टीम का हिस्सा है और हर बार जब भी उसकी टीम मुसीबत में होती है तो लॉयड उन पर बस स्पेल यूज कर देता है, जिससे उनकी पावर्स बढ़ जाती है और इस तरह से वो लोग काफी फाइट्स जीत जाते हैं। लेकिन किसी को भी एहसास नहीं होता कि असल में पूरी टीम को लॉयड ने संभाल रखा है। फिर रात में रीना डिफेंस के बारे में एक बुक पढ़ रही होती है, तभी एलन उसके रूम में ये देखने के लिए आ जाता है कि वो क्या कर रही है। रीना उसे बताती है कि वो जानने की कोशिश कर रही है कि आजकल उसके शील्ड पर मॉन्स्टर के अटैक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा। इस पर एलन कहता है कि हाल ही में मैंने भी खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस किया है, लेकिन शायद हमारी पावर नेचुरली बढ़ रही है। तो रीना उसे याद दिलाती है कि पिछले कुछ टाइम से उन लोगों ने ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं की, तो बिना मेहनत के उनकी पावर्स अचानक कैसे बढ़ सकती है। वहाँ जंगल में कुछ गार्ड्स निगरानी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक गार्ड दर्द से चिल्लाने लगता है, तो दूसरा गार्ड ऊपर देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा गोलम होता है। वहाँ उसे एहसास होता है कि वो एक मामूली सी नौकरी के लिए अपनी जान गंवाने वाला है। अगली सुबह गार्ड कैप्टन एलन से मिलने आता है और उससे मदद मांगता है। वो बताता है कि पिछली रात जो लोग गार्डिंग कर रहे थे उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया। एलन तुरंत इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उस गोलम को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। फिर वो अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर जाता है। वहाँ लॉयड अपनी ट्रैकिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे उन्हें गोलम का लोकेशन पता चल जाता है। फिर लॉयड की हेल्प के कारण वो लोग आसानी से गोलम को हरा देते हैं, लेकिन पास ही में एक डीमन छुपा होता है जो छत पर लगी पत्थरों की हेल्प से एक और गोलम बना लेता है। लॉयड जब उस डीमन को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि वो एक मैजिक वैंड है और मैजिक स्टोन की मदद से गोलम को कंट्रोल कर रहा है। अब मैजिक स्टोन काफी खतरनाक होती है, इसलिए लॉयड खुद ही कंट्रोल करने का डिसाइड करता है। फिर वो एक एक्यूरेसी स्पेल डालता है और लुलू से डीमन पर एक तीर चलाने का ऑर्डर देता है। तो लुलू अचानक से उसका ऑर्डर सुनकर थोड़ी हैरान होती है, खास करके तब जब डीमन दीवार के पीछे छुपा होता है, लेकिन फिर भी वो तीर चलाती है जो किसी तरह डीमन से कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद लॉयड मिया को कहता है कि वो डीमन के मैजिक वेंट को टेलीपोर्ट करके उसके पास लिया है और जैसे ही मिया ऐसे करती है लॉयड उसे वेंट की ताकत को सील करने के लिए एक स्पेल का यूज कर देता है। ये सब देखकर एलन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि लॉयड सबको ऑर्डर दे रहा होता है जबकि असली लीडर तो वो है। इसलिए फिर वो अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए गुस्से में आकर गोलम पर लास्ट अटैक करने के लिए आ जाता है। तो लॉयड उसे मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो खुद पर स्पीड बढ़ाने वाला मैजिक यूज करता है और जल्दी से जाकर एलन को धक्का दे देता है ताकि वो गोलम से बच सके। इस तरह से लॉयड एलन की जान बचा लेता है, लेकिन एलन उल्टा उस पर चिल्लाने लगता है कि तू बीच में क्यों आया। फिर एलन गोलम को मार देता है और जब सभी वापस सिटी जाते हैं तो एलन गुस्से में आकर लॉयड को टीम से निकाल देता है कि तू सिर्फ टांग अड़ाता है और हमारी कोई मदद नहीं करता। और क्योंकि मर्लिन हमेशा से लॉयड को कहती थी कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है, इसलिए लॉयड को अब लगने लगता है कि शायद उसकी ही गलती थी, इसलिए वो बिना ज्यादा कुछ कहे टीम को छोड़ देता है। अगले कुछ दिनों तक वो नई टीम में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ज्यादातर टीम्स पहले ही फुल हो चुकी थी और वैसे भी व्हाइट मेज को कोई भी अपनी टीम में रखना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ देती है और एक लड़की जिसका नाम यूई होता है उसे एक व्हाइट मेज की जरूरत होती है। तो वो लॉयड को देखते ही उसका हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मेरी टीम में शामिल हो जाओ। फिर वो लॉयड को जबरदस्ती अपनी टीम में बाकी मेंबर से मिलवाने के लिए ले जाती है और बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि यूई इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। उन्हें लगता है कि शायद इसे व्हाइट मेज नहीं मिला क्योंकि इतने कम टाइम में उसे ढूंढना नामुमकिन था। लेकिन तभी यूई लॉयड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमारी टीम को ज्वाइन करेगा। लेकिन यहाँ छोटी सी प्रॉब्लम होती है, यूई ने अभी तक लॉयड को नहीं बताया था कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आई है। तो लॉयड ने अभी तक टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ नहीं बोला होता और बाकी मेंबर्स को लग रहा था कि इतनी जल्दी उन्हें व्हाइट मेज मिल ही नहीं सकता, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वो यूई से कहता है कि हमें उस मिशन को छोड़ देना चाहिए, हमारे पास व्हाइट मेज नहीं है और वैसे भी क्या गारंटी है कि लॉयड क्लम की जगह भी ले पाएगा या नहीं। सभी को इस हालत में मिशन को एक्सेप्ट करना काफी रिस्की लग रहा होता है, लेकिन यूई और क्लाइंट को निराश नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें सच में मदद की जरूरत थी। यहाँ लॉयड को सारी बातें नहीं पता होती, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आता है कि ये मिशन बहुत जरूरी है। तो वो पूछता है कि क्या ये काम किसी और टीम को नहीं दिया जा सकता। इस पर उसे बताया जाता है कि फिलहाल कोई भी टीम अवेलेबल नहीं है, ये मिशन काफी हार्ड है, इसलिए इसे सिर्फ ए या उससे ऊपर की रैंक टीम वाले ही एक्सेप्ट कर सकते हैं और वहाँ की सारी ए रैंक टीम पहले से ही दूसरे मिशन पर जा चुकी है, इसलिए अभी कोई दूसरी टीम इस मिशन को नहीं ले सकती है। यूई की टीम एस रैंक की है, इसलिए वो इस मिशन को ले सकते हैं, लेकिन उनकी टीम का व्हाइट मेज अभी उनके साथ नहीं है, तो उन्हें उसकी जगह किसी और की जरूरत है। उनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि गिल्ड के नियमों के अनुसार वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकते हैं जो उनके टीम के मेंबर है, इसलिए वो किसी दूसरी टीम से व्हाइट मेज को नहीं ले सकते और इतनी जल्दी किसी भी फ्री व्हाइट मेज को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लॉयड उनकी मदद करना तो चाहता है,
है, लेकिन उसे लगता है कि वो अभी एस रैंक की टीम में शामिल होने के काबिल नहीं है। और इसके पहले वो कुछ कहता, यूई बोल पड़ती कि चिंता करने वाली बात नहीं है, बस तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। फिर वो लोग लॉर्ड को एक खुले मैदान में ले जाते हैं ताकि उसे अपनी टीम में लेने से पहले उसके स्किल को टेस्ट किया जा सके। और इन सब में लॉर्ड से कोई उसकी मर्जी भी नहीं पूछ रहा होता। फिर यूई उससे पूछती है कि तुम अपनी पावर्स का डेमो दो, लेकिन लॉर्ड परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी पावर उन्हें निराश ना कर दे, क्योंकि वो लोग उसके मास्टर की तरह एस रैंक के हैं। तभी डेक्स यूई से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड को ऐसे अचानक से सबके सामने पावर्स दिखाने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर तुम टेस्ट लेना ही चाहती हो तो तुम कम से कम उसे ये बताओ कि उसे कौन सा स्पेल यूज करना है। अब डेक्स की बात में दम तो है, तो यूई लॉर्ड से उन सब पर एनहांसमेंट मैजिक यूज करने के लिए कहती है। और ये सुनकर लॉर्ड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे एस रैंक की टीम में शामिल होने के लिए बहुत ही आसान सा टेस्ट लग रहा था। फिर वो उसे परफॉर्म करने के लिए यूई से पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो बस एनहांसमेंट मैजिक करके दिखाए। इस पर यूई कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें यही करना है, लेकिन तुम्हें इस मैजिक का यूज सभी लोगों पर एक साथ करना है। यूई की ये बात सुनकर लॉर्ड और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कई बार कई लोगों पर एक साथ एनहांसमेंट मैजिक यूज किया है और ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो फिर टेस्ट में ये लोग इतना आसान काम करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद इसमें उनकी कोई शर्त छुपी हुई है जो उसे नहीं बताई गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग बस इतना चाहते थे कि लॉर्ड उन सभी पर एक साथ एनहांसमेंट मैजिक करे। और यहाँ उन लोगों को लग रहा होता है कि लॉर्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो कर पाएगा, तो लॉर्ड कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये टेस्ट इतना आसान क्यों है। फिर वो अपना मैजिक इवेंट समन करता है और एनहांसमेंट मैजिक करना शुरू करता है, लेकिन यूई का ध्यान इस बात पर जाता है कि उसने अचानक से इवेंट कहाँ से निकाल लिया। वो उससे पूछती है कि ये कहाँ से आया, तो लॉर्ड उसे बताता है कि ये बस एक सिंपल स्टोरेज मैजिक था। अब यहाँ लॉर्ड जानना चाह रहा होता है कि यूई को उसका एनहांसमेंट मैजिक कैसा लगा, लेकिन यूई को तो पहले से पता नहीं चला था कि लॉर्ड ने कोई जादू किया भी। लेकिन जब वो उसके बारे में सोचती है तो वो खुद को ज्यादा पावरफुल महसूस कर पा रही थी। बाकी लोगों पर भी इसका असर होता है, लेकिन किसी वजह से उन्हें नॉर्मल एनहांसमेंट मैजिक से कुछ अलग लग रहा था। तभी फिर यूई एनहांसमेंट मैजिक का असर चेक करने के लिए अपनी तलवार निकालती है और एक पेड़ की तरफ स्विंग करती है और बिना किसी मेहनत के वो पूरा पेड़ एक बार में ही काट देती है। उन्हें देखकर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन लॉर्ड को एनहांसमेंट मैजिक यूज करने के बाद ये काफी नॉर्मल लगता है। यूई और बाकी लोगों को लगा था कि लॉर्ड सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला एनहांसमेंट यूज करेगा, लेकिन लॉर्ड को ये बहुत आसान लगा, इसलिए उसने साथ में डिफेंस स्किल ऐड कर दी। सभी लोग लॉर्ड की ताकत देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं और वो थोड़ी देर के लिए बस उसे ही घूरते जाते हैं, जो देखकर लॉर्ड गलत समझ लेता है और उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी। तो वो उनसे माफी मांगने लगता है कि उसने उनका टाइम वेस्ट कर दिया और वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए लायक नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही वो जाने लगता है तो जूली उसे रोक देती है, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड इंसान को ऐसे हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी और साथ ही वो लॉर्ड के बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। इसलिए वो उससे कुछ सवाल पूछती है और फिर उसे पता चलता है कि लॉर्ड पहले हीरो गिल्ड का मेंबर रह चुका है। यूई को ये बहुत ही बड़ी बात लगती है, क्योंकि हीरो गिल्ड पूरे किंगडम में काफी फेमस है। लेकिन फिर लॉर्ड कहता है कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि वो उनके किसी भी काम का नहीं है। पर इस पर डैगिस और बाकी सभी लोग कहते हैं कि इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को इतने सारे एनहांसमेंट मैजिक एक साथ डालते हुए नहीं देखा है। लेकिन अब भी लॉर्ड का मानना है कि दुनिया में उससे भी ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। वो सभी से कहता है कि वो लोग अपने पुराने व्हाइट मैजिक को वापस बुला लें, लेकिन यूई की टीम के लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कलम जो उनकी टीम की व्हाइट मेज थी उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है। अभी तक कलम अपनी बहन की देखभाल के साथ साथ एडवेंचर्स कर रही थी, लेकिन इतने सारे प्रेशर की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी और वो बैटलफील्ड पर फोकस नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से उसने टीम को छोड़ दिया। लेकिन वहाँ सभी को पता होता है कि कलम ने सिर्फ इसलिए टीम को छोड़ दिया ताकि वो उन लोगों के लिए बोझ न बने। वो लोग उसे जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन इसकी सिचुएशन देखते हुए वो लोग उसे रोक नहीं पाए और तभी से वो लोग उसकी जगह पर एक नए व्हाइट मेज की तलाश कर रहे हैं। नॉर्मली वो लोग बिना व्हाइट मेज के ही मिशन को पूरा कर लेते हैं, लेकिन ए रैंक का मिशन बिना किसी हीलर के पूरा करना मुश्किल है। यहाँ लॉर्ड को समझ आ जाता है कि वो लोग कलम की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, इसलिए वो उनकी मदद करना चाहता है। फिर वो पूछता है कि कलम की बहन को क्या हुआ। अब इसके बारे में यूई को कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन वो इतना बताती है कि उसके बहन को एक ऐसी बीमारी है जो उसके शरीर को धीरे धीरे मैजिक स्टोन में बदल रही है। फिर लॉर्ड को याद आता है कि उसने कहीं पढ़ा था कि मैजिक स्टोन सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि दूसरी चीजों को भी पत्थर में बदल देता है और तभी से वो इसका इलाज ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि शायद
शायद वो मदद कर सकता है। फिर वो यूई से कहता है कि उसे कलम के घर ले चले। कुछ देर बाद वो कलम के घर पहुंच जाते हैं। कलम यूई और एक अनजान बंदे को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो उन्हें अंदर बुला देती है और यहाँ लॉयड पहले ही माफी मांग लेता है क्योंकि उसके सवाल कलम को गुस्सा दिला देते थे। लेकिन वो उसकी बहन की बीमारी के बारे में डिटेल से जानना चाहता था। कलम को इससे कोई परेशानी नहीं होती और वो पूरी बात बताना शुरू करती है। वो बताती है कि वो और उसकी बहन सिल्वी पहले हमेशा साथ में एडवेंचर करती थी, लेकिन एक मिशन के दौरान सिल्वी घायल हो गई और तब से ही उसे होश नहीं आया। यूई पूछती है कि क्या सिल्वी को किसी मॉन्स्टर ने इंजर्ड किया है, लेकिन कलम को पता नहीं होता कि असल में वहाँ हुआ क्या था, क्योंकि जब सिल्वी मिली थी तो वो पहले से ही बेहोश थी। फिर लॉयड पूछता है कि सिल्वी में बीमार होने के बाद से क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। इस पर कलम कहती है कि बताने से अच्छा तुम लोग खुद ही देख लो। फिर वो उन्हें सिल्वी के रूम तक ले जाती है। फिर अंदर जाने से पहले कलम उन्हें सिल्वी की कंडीशन के बारे में वार्न करती है। फिर जैसे वो दरवाजा खोलती है तो पूरा रूम नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है और ये एनर्जी सिल्वी से रिलीज हो रही थी। फिर कलम चादर हटा देती है और हम देखते हैं कि सिल्वी के हाथ और पैर पत्थर में बदलना शुरू हो गए हैं। लॉयड पहली बार इस तरह का कुछ देख रहा होता है। वो काफी हैरान होता है कि मैजिक स्टोन किसी की क्या हालत बना देता है। अब सिल्वी की एनर्जी बेकाबू हो चुका था और इसी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है और वो जल्दी पूरी तरह से स्टोन में बदल जाएगी। फिर लॉयड कलम से कहता है कि मुझे सिल्वी को देखने दो, मेरे पास एक आइडिया है और अगर ये काम करता है तो हम सिल्वी को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जानकर कलम को यकीन नहीं होता कि लॉयड कुछ कर सकता है, क्योंकि वहाँ के बेहतरीन हीलर्स भी सिल्वी को ठीक नहीं कर पाए थे। तभी लॉयड बताता है कि सिल्वी के अंदर हाई प्योरिटी मैजिक वाला स्टोन चला गया है। फिर वो कलम से पूछते है कि क्या जिस गुफा में सिल्वी को चोट लगी थी वहाँ काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। इस पर कलम उसकी बात कंफर्म करते हुए हाँ करती है। असल में वो जिस मिशन पर थे उसका मकसद था गुफा में मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट करना, तो शायद सिल्वी की हालत का कारण भी उसी गुफा में छुपा हुआ है। फिलहाल लॉयड कलम से सिल्वी की चोट दिखाने के लिए कहता है, तो कलम उसे सिल्वी की चोट दिखाती है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा लॉयड ने सोचा था। वो बताता है कि जरूर सिल्वी की बॉडी में एक मैजिक स्टोन चला गया है और वो उनकी एनर्जी के कारण ही वो स्टोन में बदलती जा रही है। अभी तक लॉयड की हर बात सही साबित हो रही थी, इसलिए यूई कलम से कहती है कि उसे लॉयड पर भरोसा करना चाहिए ताकि वो सिल्वी की जान बचाने की कोशिश कर सके। फिर सारी तैयारी होने के बाद लॉयड एक स्पेल कास्ट करता है और सिल्वी की बॉडी से सारी नेगेटिव एनर्जी निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इतना सारा डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। लेकिन अगर वो सिल्वी को ठीक करना चाहता है तो उसके शरीर से जितना ज्यादा हो सके डार्क एनर्जी को निकालना होगा और साथ ही उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि एनर्जी की कमी से सिल्वी की जान न चली जाए। इसलिए वो डार्क एनर्जी निकालने के साथ साथ उसे हील भी करने लगता है। लेकिन क्लम उसे हीलिंग स्पेल को पहचान नहीं पा रही थी जो लॉयड यूज कर रहा था, तो वो पूछती है कि क्या इसमें कुछ अलग है। इस पर लॉयड बताता है कि सिल्वी के शरीर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है उसे कहीं खर्च करना होगा, इसलिए वो एक कमजोर हीलिंग स्पेल यूज कर रहा है जो ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और इससे वहाँ की एक्स्ट्रा एनर्जी भी यूज हो जाएगी। यूई को व्हाइट मेज के मैजिक के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, इसलिए वो कलम से पूछती है कि क्या जो लॉयड कर रहा है वो कमाल का है, लेकिन कमाल शब्द भी लॉयड के लिए कम पड़ते हैं। वो खुद से बनाए गए स्पेल का यूज कर रहा होता है, साथ ही वो अकेले ही दो अलग अलग टाइप के मैजिक कास्ट कर रहा होता है जो अपने काम में ही एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और तो और उसके अंदर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पावर होती है। फिर जैसे जैसे लॉयड हीलिंग करता है कि बॉडी में हो रही मैजिक टोन का असर ठीक होने लगती है और जब लॉयड अपना काम पूरा करता है तो सिल्वी का शरीर पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और इतनी मेहनत के बाद लॉयड बुरी तरह से थक जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही सिल्वी होश में आ जाती है और उसे होश में देखकर कलम की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो सिल्वी को ठीक करने के लिए लॉयड और यूई को दिल से थैंक यू बोलती है। फिर वो उन्हें बताते है कि जैसे ही सिल्वी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी कलम उसके साथ फिर से एडवेंचर पर जाएगी। यूई को जानकर काफी बुरा लगता है कि कलम अब उसकी टीम में दोबारा शामिल नहीं होगी, लेकिन साथ ही वो समझती है कि कलम को अपनी बहन के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो चुपचाप बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। लॉयड भी वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी कलम उसे आवाज देती है और कहती है कि वो उसकी टीम का अच्छे से ध्यान रखे। इस पर लॉयड हंसते हुए हाँ कहता है कि मैं तो अभी ऑफिशियली टीम का मेंबर भी नहीं हूँ और उसे लगता है कि वो बहुत कमजोर है और उनके किसी काम का भी नहीं है। कलम को समझ भी नहीं आता कि लॉयड खुद को कमजोर कैसे कह सकता है, लेकिन वो स्माइल करती है और कहती है कि बस अपने दिल की सुनो। फिर उसी शाम को यूई और लॉयड बाकी टीम मेंबर को सिल्वी से ठीक होने की न्यूज देते हैं, तो सब मिलकर लॉयड की तारीफ करते हैं। लेकिन साथ ही कलम ने टीम को दोबारा ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया था, इसलिए उन्हें अपनी टीम के फ्यूचर के बारे में दोबारा सोचना होगा। और यहाँ लॉयड को इतने कम टाइम में ही टीम के सभी लोग पसंद आने लगे हैं। वो देखता है कि ये लोग एक दूसरे की सच्चे दिल से परवाह करते हैं, न कि हीरो गिल के जैसे मतलबी हैं। फिर लॉयड थोड़ा नर्वस होते हुए सबसे पूछता है कि क्या आप भी वो से अपने टीम में लेना चाहेंगे, और बाकी लोग तो बस इस क्वेश्चन का वेट कर रहे होते हैं। और इसी तरह से लॉयड उनकी टीम में शामिल हो जाता है। फिर वो लॉयड की ऑफिशियली टीम ज्वाइन करने की खुशी में पार्टी करते हैं और यूई लॉयड से कहती है कि आज रात वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं और उसका बिल टीम की तरफ से होगा। और लॉयड जब से शहर आया था तब से उसे ये चीज सबसे अच्छी लगती है और वो बिना किसी देरी के
से खाना शुरू करता है और एक के बाद एक प्लेट खत्म करते जाता है क्योंकि उसे वहाँ का खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। लेकिन बाकी लोग काफी हैरान होते हैं कि लॉयड खाने की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से इस खाने का टेस्ट काफी नॉर्मल था। लॉयड को उनकी बात सुनकर यकीन नहीं होता कि इतने स्वादिष्ट खाने को ये नॉर्मल कैसे बोल रहे हैं, और ये सब देखकर वो अपने बचपन का खाना याद करता है और सोचने लगता है कि अगर ये एवरेज है तो वो क्या था। तो बाकी लोग उससे पूछते हैं कि वो बचपन में कैसा खाना खाया करता था। इस पर वो बताता है कि जो भी मास्टर गार्डन में उगाती थी वो मैं खा लेता था, जैसे कि मशरूम, कुछ जड़ी बूटी और जंगल से लाया हुआ मीट। लेकिन उसके मास्टर की कुकिंग स्किल ऐसी थी कि उन्हें नमक भी मसालेदार लगता था, इसलिए उनके बनाए हुए खाने में कभी कोई टेस्ट ही नहीं होता था। फिर वो उससे पूछती है कि उसके मास्टर किस तरह के इंसान है, क्योंकि कुकिंग स्किल अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने लॉयड को इतनी इंप्रेसिव मैजिक सिखाई है तो वो खुद भी कमाल की मैजिशियन रही होगी। तभी सिल्का पूछती है कि क्या लॉयड की मास्टर भी उसी की तरह एक व्हाइट मेज है, और ये सुनकर लॉयड सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने ये चीज कभी अपने मास्टर से पूछी ही नहीं थी। फिर वो कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद वो कॉम्बैक्ट ओरिएंटल मेज है, क्योंकि वो जितनी बार भी कुछ करती है वहाँ धमाका हो जाता है। और ये जानकर सिल्का हैरान हो जाती है कि लॉयड की मास्टर ने उसे व्हाइट मैजिक सिखाई, जबकि वो खुद व्हाइट मेज भी नहीं है। फिर वो कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो वो लॉर्ड की मास्टर से ट्रेनिंग लेना चाहेगी, लेकिन लॉर्ड तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी मास्टर से कभी ना मिलो, क्योंकि जिस तरह की तकलीफों से उसे मर्लिन के ट्रेन में गुजारना पड़ा था वो अपने दुश्मनों के लिए भी वैसा नहीं सोचेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मास्टर को पसंद नहीं करता, वो थोड़ी रूड है लेकिन वो उतनी ही दयालु भी है। उन्होंने हर समय अपने लॉर्ड का ख्याल भी रखा है। फिर उनकी पार्टी खत्म होने के बाद यूई सबको याद दिलाती है कि उन्हें अपनी अगले मिशन की स्ट्रेटेजी भी बनानी है, लेकिन उससे पहले उन्हें लॉयड को इस मिशन के बारे में सारी चीजें बतानी होगी। फिर यूई मिशन का नोटिस निकालती है और डैगस उसे बताता है कि उनका मिशन एक ऐसे मॉन्स्टर के झुंड को खत्म करना है जो हाल ही में खेतों को तहस महस कर रहे हैं। गाँव वाले उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं, और अजीब बात यह है कि उस झुंड में एक तरह की नहीं बल्कि काफी अलग अलग तरह की प्रजातियों के मॉन्स्टर हैं। ये इतना अजीब केस है कि उनके लिए सोच पाना मुश्किल है कि उनका सामना किस चीज से हो सकता है। लेकिन यूई का मानना है कि एडवेंचर होने के नाते लोगों की मदद करना उनका कर्तव्य है, और लॉयड भी उसकी बात से अग्री करता है। फिर जब बात मॉन्स्टर की भीड़ से लड़ने की हो तो यूई और डैगस कुछ खास नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए सिल्की की AEO मैजिक पर निर्भर रहना होगा। लेकिन बड़ी जगह में मैजिक परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए सिल्का अपनी परेशानी जाहिर करती है कि अगर मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज्यादा हुई तो शायद वो सबको खत्म ना कर पाए। फिर यूई लॉयड से पूछती है कि क्या वो कोई अटैक मैजिक कर सकता है। इस पर वो बताता है कि हाँ, उसे कुछ स्पेल आते हैं, लेकिन उसकी मैजिक सिल्का जैसे कॉम्बैक्ट मेज की तुलना में ज्यादा असरदार नहीं होंगे। उसके बाद फिर वो फाइट के लिए प्लान बनाने लगते हैं। डैगस सजेस्ट करता है कि वो और यूई सबसे आगे जाकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, और जब सारे मॉन्स्टर उनका पीछा करने लगेंगे तो उन सबको एक जगह ले आएंगे जहाँ सिल्का अपने मैजिक से उन्हें एक बार में ही खत्म कर देगी। और जब सिल्का मैजिक परफॉर्म कर रही होगी तो कर्स उसे प्रोटेक्ट करेगा और लॉयड उन्हें हील करेगा और उनकी मदद करेगा। सिल्का थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि लॉयड की एनहेंसमेंट मैजिक बहुत ही पावरफुल है, लेकिन लॉयड को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब लोग उसके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हैं। शुरुआत में ही यूई को लग गया था कि लॉयड जानबूझकर अपनी पावर छुपा रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ जाता है कि लॉयड सच में नहीं जानता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यूई उसे खुद पर भरोसा रखने के लिए कहती है। इस पर लॉयड कहता है कि मुझे हीरो गिल्ड से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि मेरे पास कुछ खास पावर्स नहीं थी, इसलिए वो खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद सुनकर पूरी टीम हैरान हो जाती है कि आखिर कौन बेवकूफ जिसने लॉयड को कमजोर कहा था। वहाँ पर सभी को लॉयड पर पूरा भरोसा होता है और ये जानकर लॉयड को भी खुशी होती है। फिर स्ट्रेटेजी मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि सुबह में वो लोग मिशन शुरू कर देंगे। फिर सभी अपने होटल की तरफ जाने लगते हैं। लॉयड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है जो कि डैगस नोटिस कर लेता है। फिर वो लॉयड के पास जाकर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद लॉयड बताता है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो होटल में रह सके, इसलिए जब से वो शहर आया है तब से एक पुल के नीचे सो रहा है। अब डैगस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसका दोस्त सड़क पर सो रहा है, इसलिए वो उसे सिक्कों की एक थैली देता है और कहता है इसे ले लो, लेकिन लॉयड उसे लेने से मना कर देता है। तो डैगस कहता है कि इसे एक लोन की तरह समझो और मिशन पूरा होने के बाद जब पैसे मिलेंगे तब मुझे लौटा देना। ये सुनकर लॉयड काफी इमोशनल हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी हाल में उसका कर्जा चुका देगा। ये देखकर डैक्स स्माइल करता है। उस रात लॉयड पहली बार काफी दिनों के बाद बिस्तर पर सोता है और वो काफी खुश था क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले हैं।
जो न सिर्फ उसके साथ खड़े थे बल्कि उसके रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगली सुबह लॉयड और बाकी सभी लोग यूई के घर के बाहर जमा होते हैं और थोड़ी देर बाद यूई बाहर आ जाती है और जब वो देखती है कि किसी के पास भी बैग नहीं है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस तरह के मिशन में बहुत सारा सामान ले जाना पड़ता है। तो बाकी लोग स्माइल करते हुए बताते हैं कि लॉयड ने अपने स्टोरेज मैजिक से सभी का सामान स्टोर कर लिया है ताकि उन्हें कुछ भी उठाना ना पड़े। फिर लॉयड यूई से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसका बैग भी स्टोर कर सकता है, तो ये खुश होकर उसे अपना बैग दे देती है और लॉयड उसे भी स्टोर कर लेता है। इस पर यूई कहती है कि सच में बहुत ही बड़ी मदद है, क्योंकि सफर के दौरान भारी बैग उठाना काफी मुश्किल हो जाता है। ये सुनकर लॉयड कहता है कि अगर वो लोग चाहें तो वो उन्हें भी स्टोरेज मैजिक सिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, उन्हें तो ये नहीं पता था कि आम लोग भी ये कर सकते हैं। तो लॉयड उन्हें समझाता है कि हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत जादुई शक्ति होती है, इसलिए वो लोग प्रैक्टिस करके इसे सीख सकते हैं। तो ये सुनकर सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं और उसे मैजिक सिखाने के लिए कहते हैं। फिर थोड़ी देर में उनका सफर शुरू होता है और वो मैदान से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार राक्षसों के देश के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं। अभी वहाँ काफी शांति है, क्योंकि मॉन्स्टर कुछ समय से छिपे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो फिर कब हमला कर दे। फिर हम घने जंगलों के अंदर एक रहस्यमय काले कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी को देखते हैं, जो किसी खतरनाक काले जादू का यूज कर रहा होता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लॉयड की टीम के लिए खतरा साबित होने वाला है। फिर लॉयड और बाकी सभी लोग अपने पहले चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और वो वहां उम्मीद से काफी पहले पहुंच गए थे, इसलिए वो वहां पर कैंप लगाने का डिसाइड करते हैं। लॉयड अपने स्टोरेज से सारा कैंपिंग गियर निकालता है और फिर सभी मिलकर टेंट लगाते हैं और रात के लिए फायर प्लेस की तैयारी करने लगते हैं। फिर काफी देर तक काम करने के बाद सब कुछ तैयार हो जाता है। यूई पसीने से भीग चुकी थी। फिर वो थक कर डैक्स से पूछता है कि क्या मैं नदी में जाकर नहा सकती हूँ, लेकिन डैक्स मना करते हुए कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है, हमें रात के खाने के लिए लकड़ियाँ भी जमा करनी है। तभी लॉयड वहाँ आता है और कहता है कि वो यूई के बदले लकड़ियां ले आएगा। फिर यूई उसे थैंक्स बोलती है और वो सिल्का का हाथ पकड़कर उसे पानी में ले जाने लगती है। वहाँ लॉयड अकेले ही जंगल में सूखी लकड़ियां जमा कर रहा होता है। थोड़ी देर में ही वो काफी लकड़ियां जमा कर लेता है। उसके बाद वो वापस आने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी नदी की ओर से यूई और सिल्का की चीखने की आवाज आती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो दोनों नदी में नहा रही होती है, लेकिन पानी में एक जायंट बोसिलिस्क छुपा हुआ था। उन दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। तो यहाँ अगर लॉयड ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो दोनों उस मॉन्स्टर का शिकार बनने वाली है। फिर लॉयड बिना टाइम वेस्ट किए पहाड़ से फिसलते हुए नीचे आता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी सी आग की बॉल बनाकर उसकी तरफ फेंक देता है, जिससे उसका ध्यान लॉयड की ओर चला जाता है। फिर लॉयड चिल्लाकर यूई और सिल्का से जल्दी किनारे पर आने के लिए कहता है और अपने स्टोरेज से उनके लिए हथियार निकालकर उनकी तरफ फेंक देता है। साथ ही वो उन पर एनहेंसमेंट मैजिक भी यूज करता है और उसके बाद जंप करते ही और एक ही बार में बोसिलिस्क का सर काट देती है। फिर सिल्का लॉयड और यूई को कवर देने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक फायर बॉल से अटैक करने वाली थी। तो लॉयड और यूई तुरंत ही छलांग लगाकर कवर ले लेते हैं और सिल्का उस फायर मैजिक का यूज कर देती है, जिससे वो जलकर राख बन जाता है। और यहाँ सिल्का खुद के अंदर इतनी पावर देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा मैजिक उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे नहीं पता होता कि लॉयड ने उन पर बस स्पेल डाल दिया था। तभी फिर अचानक से यूई का टॉवल नीचे गिर जाती है और वो लॉयड के सामने खड़ी रह जाती है। खैर वो इस बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहेगी। उसके बाद वो लोग कैंप वापस चले जाते हैं और लॉयड सबका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें स्टोरेज मैजिक सिखाने का डिसाइड करता है। फिर वो उन्हें अपने हाथों की हेल्प से स्टोरेज मैजिक यूज करना बताता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा था करने में उतना ही मुश्किल था। सभी लोग मैजिक यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कर नहीं पा रहा था। तो लॉयड को लगने लगता है कि शायद वो एक खराब टीचर है, लेकिन डैगस उसे दिलासा दिलाता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो, लेकिन हमें इसे सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी सिल्का के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्टोरेज वर्ड चेंज करने लगती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो उसका स्टोरेज स्पेस सच में खुल जाता है। तभी बाकियों को अपनी गलती पता चलती है। असल में सभी बिना कुछ बोले उस स्पेल को कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लॉयड हमेशा ही ऐसा करता था, लेकिन लॉयड की बात ही कुछ और थी। उसके बाद फिर वो सभी कोशिश करते हैं और आखिरकार सभी का स्टोरेज स्पेस काम करने लगता है, लेकिन अभी भी उन्हें काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी। फिर रात के वक्त जब सब डिनर कर लेते हैं तो लॉयड आग के पास बैठा होता है। तभी यूई उसके पास आती है और लॉयड से उसकी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए थैंक्स बोलती है। इस पर लॉयड कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी ज्वाइन करने के लिए कोई गिल्ड ढूंढ रहा था। फिर भी यूई को थोड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसने लॉयड से उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती की थी, लेकिन लॉयड जानता था कि वो बस इस मिशन को किसी भी हालत में पूरा करना चाहती थी। फिर लॉयड उससे पूछता है कि वो इस मिशन को इतनी शिद्दत से पूरा करना क्यों चाहती है, जबकि उसका इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। इस पर यूई बताती है कि ये जगह उसे अपने होम टाउन की याद दिलाती है, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके विलेज पर भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और उस हमले में वो एकमात्र सर्वाइवर बची थी। इसी हादसे के कारण
उसे काफी गहरा सदमा लगा था, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि फिर वैसा किसी और विलेज के साथ ना हो। तभी अचानक से लॉयड को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत यूई से बाकी सबको उठाने के लिए कहता है, क्योंकि अब यहाँ रुकना उनके लिए सेफ नहीं था। फिर कुछ ही पलों में वहाँ बड़े बड़े स्पाइडर्स का एक झुंड आता है और उनसे बचने के लिए टीम के सभी मेंबर्स पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन तभी यूई का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ जाता है और उसकी आवाज से सारे स्पाइडर को उनके बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग भी अपने वेपन्स निकाल कर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी एक स्पाइडर सिल्का की वेंड को पकड़ लेता है और उसे पेड़ के ऊपर चिपका देता है, ताकि वो अब कोई भी अटैक स्पेल कास्ट ना कर सके, और इस तरह से वो सभी भारी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो लॉयड सिचुएशन को अपने हाथ में लेने का डिसाइड करता है और सबको बताता है कि उसके पास एक प्लान है। फिर सबसे पहले वो सब पर एनहेंसमेंट मैजिक करता है ताकि उनकी पावर बढ़ जाए, और फिर यूई को आगे भेजता है ताकि वो स्पाइडर को रोक सके। उसके बाद वो कर्स को सिल्का का वेंड पेड़ से वापस लाने के लिए कहता है। फिर जब सिल्का को उसका वेंड मिल जाता है तो लॉयड सिल्का और कर्स को कंबाइन अटैक करने के लिए कहता है। फिर लॉयड का प्लान पूरी तरह से काम करता है और सारे स्पाइडर्स खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह लॉयड यूई के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उसे पानी लाने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर यूई कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार लॉयड ने उसे किसी चीज के लिए मदद मांगी थी। लेकिन वो खुश थी कि लॉयड फाइनली उस पर भरोसा करने लगा है और वो उसकी मदद के लिए मान जाती है। फिर हमें एक कासल को दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी माइकल को बताता है कि सारे मैजिक स्टोन्स उसके बताए गए जगह पर रख दिए गए हैं और कैपिटल में सब कुछ लो रैंकिंग एडवेंचर और हीरो गिल्ड ही बची हैं। माइकल हीरो गिल्ड को भी वहाँ से दूर करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो उन्हें आसानी से हरा देगा, इसलिए उसे उनसे कुछ खास परेशानी नहीं थी। वहीं जंगल में लॉयड और बाकी सभी अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन यूई को ये जगह काफी अजीब लगने लगती है, क्योंकि वहाँ कुछ ज्यादा ही शांति थी और बाकियों को भी कुछ शक होने लगता है, क्योंकि उनके यहाँ आने के बाद से एक भी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक नहीं किया था। यूई लॉयड से पूछती है कि कहीं ये सब उसकी किसी स्पेल की वजह से तो नहीं हो रहा, लेकिन लॉयड उसे बताता है कि वो बस अपनी डिटेक्टिव मैजिक यूज कर रहा है और ये मैजिक सिर्फ आसपास के मॉन्स्टर की लोकेशन को बताता है। इसका मतलब कोई और चीज है जो इन मॉन्स्टर को डरा कर भगा रही है, इसलिए लॉयड अपनी डिटेक्शन मैजिक की रेंज बढ़ा देता है ताकि उन्हें इसका कारण पता चल सके। कुछ देर तक स्कैन करने के बाद आखिरकार उसे कुछ नजर आता है। वो सभी को बताता है कि लगभग 2.5 किलोमीटर के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर एक पास इकट्ठा है और ये वही जगह है जिस तरफ वो जा रहे हैं। और इससे पहले कि वो और कुछ डिस्कस करते, यूई लॉयड से कहती है कि वो फिर से 2 किलोमीटर की रेडियस में ठीक से स्कैन करे। तो लॉयड ही ऐसा करता है और उसे इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, लेकिन बाकी लोग उसे बताते हैं कि 2 किलोमीटर तक स्कैन करना बहुत ही बड़ी बात, और इसे कर पाने में सबसे टैलेंटेड जादूगरों को भी पूरी जिंदगी लग जाती है। लॉयड की बात भी नहीं बताते कि 2 किलोमीटर इतनी बड़ी बात थी, लेकिन तुरंत ही उसके अंदर से आवाज आती है कि उसे अपनी अचीवमेंट को इतना भी बड़ा नहीं मानना चाहिए। इसलिए वो सबसे कहता है कि 2 किलोमीटर उसकी मैक्सिमम रेंज है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो उसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। अब यूई भी उसकी बात से फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है, क्योंकि लॉयड को अपनी पावर का अंदाजा नहीं था और वो बार बार अपनी पावर को बहुत ही कम मानता था। लेकिन फिलहाल उन्हें वो मिशन जल्दी पूरा करना था, इसलिए वो लॉयड को उसकी पावर के बारे में बाद में समझाने का डिसाइड करते हैं। फिर आखिरकार वो उस फार्म तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर थे, और उन्हें पहले से पता होने के बावजूद जब वो उन्हें देखते हैं तो ये चीज उन्हें काफी डरावनी लगता है। इतने सारे वीडियो को देखकर लॉयड को उस रिपोर्ट की बात याद आती है जिसमें लिखा था कि इस हॉर्ड में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं। तो फिर बाकी के मॉन्स्टर कहाँ गए? बाकी सब भी उसकी बात से अग्री करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही था कि इस जंगल में इन भेड़ियों से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, इसलिए अगर यहाँ कोई फाइट भी हुई तो सिर्फ ये भेड़िए जिंदा नहीं बच सकते। फिर लॉयड यूई से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उस फार्म का मालिक कौन है। यूई बताती है कि उसे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि उसका मालिक घायल हो गया था और अभी वो शहर में अपने बेटे के साथ रह रहा है। तभी कर्स को अपने फार्म में कुछ अजीब सा दिखता है, तो वो बाकी सबको वहाँ देखने के लिए कहता है, लेकिन उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि उनकी विजन कर्स जितनी तेज नहीं थी। लॉयड को भी ठीक से नहीं दिख रहा होता, तो वो अपनी आंखों पर एनहेंसमेंट मैजिक यूज करता है, जिससे उसे फार्म के बीच में एक रहस्यमय स्टोन दिखता है। फिर वो बाकी लोग पर भी विजन बूस्ट स्पेल का यूज करता है। सभी उस पत्थर को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। लॉयड के हिसाब से शायद वह ऑर्क्स मैजिक यूज किया जा रहा है, क्योंकि मर्लिन ने उसे एक बार बताया था कि ऑर्क्स मैजिक की हेल्प से मॉन्स्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, तो जरूर कोई इस मैजिक स्टोन का यूज करके सारे मॉन्स्टर को यहाँ बुला रहा है। तभी फिर वो डिटेक्शन मैजिक कास्ट करता है और जैसे ही उसने सोचा था, एक बहुत ही बड़ी संख्या में मॉन्स्टर का झुंड उनकी तरफ आ रहा है। अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई इन मॉन्स्टर को जमा करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, क्योंकि अगर उनका मकसद उनकी गिल्ड को खत्म करना होता तो इसके लिए और भी कई आसान तरीके हैं। लॉयड अभी गहरी सोच में डूबा होता है, तो कर्स उसे याद दिलाता है कि और भी मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चलना चाहिए। इस पर यूई कहती है कि अब वो पीछे नहीं हट सकते वरना फार्म पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, लेकिन कर्स कहता है कि वो लोग मिलकर भी इतने सारे मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकते। फिर डैगस कहता
है कि अब हम वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो मॉन्स्टर गांव में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर देंगे। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी लॉयड कहता है कि हमें यहीं रुककर उनसे लड़ना चाहिए और मेरे पास इसके लिए एक प्लान भी है। सबसे पहले हमें उस मैजिक स्टोन का कुछ करना होगा। फिर वो कर्स से पूछता है कि क्या वो इतनी दूर से उस स्टोन को हिट कर सकता है। कर्स हाँ कहता है कि वो निशाना तो लगा लेगा, लेकिन स्टोन बहुत दूर है, इसलिए शायद वो एक बार में उसे ना तोड़ पाए। इस पर लॉयड कहता है कि वो अपने एनहेंसमेंट मैजिक से उसकी पावर को बढ़ा देगा। फिर कर्स निशाना लगाता है और ठीक उसी समय लॉयड उस पर 3 लेयर्स वाली एनहेंसमेंट मैजिक डाल देता है, जिससे कर्स बड़ी आसानी से एक ही बार में उस स्टोन को चकना शुरू कर देता है। और ये देखकर कर्स हैरान होकर लॉयड से पूछता है कि उसने क्या किया था। इस पर लॉयड बहुत ही मासूमियत से बताता है कि उसने उसके साथ साथ उसके बो और एरो में भी एनहेंसमेंट मैजिक डाल दिया था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पावर मिल सके। उसकी बात सुनकर वो लोग एक बार फिर से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा कर पाना आम लोगों के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन लॉयड ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, अब जब मैजिक क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो चुका है तो सभी मॉन्स्टर एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं, क्योंकि अब वो लोग अपने होश में आ चुके होते हैं। फिर लॉयड कहता है कि ये मॉन्स्टर खुद में ही लड़कर बहुत ही कम हो जाएंगे, और जहाँ तक दूसरे हॉर्ड की बात है, स्टोन के खत्म होने के कारण उन्हें भी रुक जाना चाहिए। लेकिन उनके सोचे अनुसार कुछ भी नहीं होता, तो सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मॉन्स्टर के वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा है तो उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है। तभी लॉयड उन्हें शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि अटैक करने से पहले उन्हें मॉन्स्टर को और पास आने देना होगा। फिर जैसे ही वो सिल्का के पास पहुंचने वाले होते हैं, लॉयड अटैक करने का सिग्नल दे देता है। सिल्का तुरंत ही अपना फायर स्टॉर्म स्पेल कास्ट करती है और ये स्पेल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर देखते ही देखते भाप बनने लगता है। बाकी सभी भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता था कि सिल्का का मैजिक इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए वो लॉयड से पूछता है कि उसने ये क्या किया। इस पर वो बताता है कि उसने सिल्का पर एनर्जी एनहेंसमेंट मैजिक का स्पेल डाला था, जिससे उसकी मैजिक कम एनर्जी में भी ज्यादा पावरफुल हो गई। अब जब पहला स्टेप पूरा हो गया था तो लॉयड नेक्स्ट स्टेप के लिए कर्स के साथ एक मेंटल लिंक बना लेता है और फिर एक स्पेल मैजिक का यूज करता है, जिससे लड़ते हुए सभी मॉन्स्टर की लोकेशन कर्स को भी दिखने लगती है और धुएं के बीच में वो उन पर आसानी से निशाना लगा सकता था। थोड़ी ही देर में सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं और अब प्लान के फाइनल फेज की बारी आती है। तो लॉयड सिल्का के पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने सारे लैंड मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। इस पर सिल्का बताती है कि हाँ, मैंने उन सभी को मार दिया है, लेकिन अब मेरी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है, तो अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। इस पर लॉयड कहता है कि तुम टेंशन मत लो और सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो। सिल्का को कुछ समझ में नहीं आता कि लॉयड क्या करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो वैसा ही करती है और जैसे ही उनके हाथ टच होते हैं, लॉयड उसमें से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। फिर सिल्का उस एनर्जी का यूज करके एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे पूरे जंगल के ऊपर बादल बन जाते हैं, जिससे वो जंगल की आग को बुझा भी देते हैं। लेकिन जैसे ही स्पेल पूरा होता है, सिल्का बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसने अपना सारा मैजिक यूज कर लिया था। लॉयड भी काफी थक गया था। यू और बाकी लोग लॉयड की खूब तारीफ भी करते हैं, क्योंकि उसका प्लान सच में जबरदस्त था। लेकिन लॉयड थोड़ा सा दुखी था, क्योंकि वो मॉन्स्टर को हराने के बाद थोड़ा थक गया था, लेकिन उसे थोड़ी राहत भी महसूस होती है, क्योंकि मिशन पूरा हो गया था। लेकिन जल्दी उसे कुछ गड़बड़ लगने लगती है और अगर उसका शक सही निकलता तो उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। और जैसे जैसे लॉयड इस बारे में सोचता है, उसे मिशन एक जाल लगने लगता है, और अगर ये सच में एक जाल था तो शायद कोई कैपिटल से सारे हाई रैंकिंग एडवेंचर को दूर ले जाना चाहता था। इसका मतलब कोई जानबूझकर कैपिटल की सिक्योरिटी को कमजोर करना चाहता था, ताकि आसानी से वहाँ अटैक कर सके। फिर बाकी लोग उसे याद दिलाते हैं कि हीरो गिल्ड और रॉयल नाइट्स अभी भी इस सिटी में ही है, इसलिए कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो लॉयड की बात को भी हल्के में नहीं ले सकते थे, इसलिए यूई सजेस्ट करती है कि उन्हें सिटी वापस जाकर देखना चाहिए। लॉयड भी उसकी बात से एग्री करता है और बिना कुछ बोले उन सभी पर स्पीड बूस्ट मैजिक यूज करता है और तेजी से भागकर सिटी की ओर जाने लगता है। बाकी सब उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी ही स्पीड से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि लॉयड ने जरूर कुछ किया है। फिर जब वो इसके बारे में पूछते हैं तो लॉयड बताता है कि मैंने सभी पर स्पीड बढ़ाने वाले जादू किया है, ताकि हम जल्दी सिटी पहुंच सके। ये जानकर सभी लॉयड की तारीफ करते हैं और साथ ही में वो लोग कहते हैं कि लॉयड को अपने मैजिक के बारे में और ज्यादा बताना चाहिए। फिर जब लॉयड और बाकी लोग शहर की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं, उसी वक्त माइकल आराम से बैठकर रेड वाइन पी रहा होता है। तभी जनरल ग्रीस वहाँ आता है और माइकल से पूछता है कि उनकी प्लानिंग कैसी चल रही है। इस पर माइकल बताता है कि वो लगभग हमले के लिए तैयार है और ये सब उस लड़की की वजह से हो पाया जिसे ग्रीस ने किडनैप किया था, क्योंकि वो लड़की बहुत ही काम की निकली। असल में माइकल के दिमाग में काफी शैतानी आइडिया था जो उसे लड़की पर आजमाना चाहता है, और जब वो सिटी को तबाह कर देगा तो उसके बाद वो इस चीज का काम करेगा। ग्रीस को ये सब सुनकर महसूस होता है कि माइकल एक बहुत ही घटिया और खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि माइकल एक टाइम पर डीमन लॉर्ड का राइट हैंड हुआ करता था, इसलिए उसकी किसी भी बात पर क्वेश्चन करना उसे प्रॉब्लम में डाल सकती है। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की डंजन में कैद होती है। फिर कुछ टाइम बाद
माइकल उसके पास मैजिकल पोशन लेकर आता है और उस लड़की से मैजिकल एनर्जी निकालने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर को आकर्षित करने वाले मैजिक स्टोन बना सके, जिसका यूज उसने पहले भी किया था। और वो इतनी बार उससे एनर्जी निकाल चुका है कि अब उस लड़की में इतनी हिम्मत भी नहीं बची है और वो पूरी तरह से हार मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और उसकी टीम बड़े घास के मैदान को पार कर चुके थे और अब वो शहर के काफी पास थे। लेकिन अब सिल्का को लॉयड की चिंता होने लगती है क्योंकि इतनी देर तक स्पीड एनहेंसमेंट मैजिक को यूज करना इतना आसान नहीं था। लॉयड को समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। फिर वो बताती है कि जब किसी को इस तरह की एनहेंसमेंट मैजिक यूज करने की आदत हो जाती है तो इसमें काफी कम एनर्जी खर्च होती है, इसलिए इतनी देर तक मैजिक यूज करने के बाद भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अभी सुनकर बाकी लोग हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हें इसकी आदत कैसे लगी। इस पर लॉयड बताता है कि जब वो छोटा था तो मर्लिन ने उसे जंगल के बीचों बीच छोड़ दिया था। उस वक्त उसे खुद ही रास्ता ढूंढकर घर पहुंचना पड़ा था। एक व्हाइट मेज होने के कारण वो अकेले किसी भी राक्षस को हरा नहीं सकता था, लेकिन उसने खुद पर मैजिक परफॉर्म किया और घर पहुंचने तक भागता रहा और इसी भाग दौड़ में उसने इस तरह के मैजिक का यूज किया जिससे उसे इन सब की आदत हो गई। ये सुनकर बाकी सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन लॉयड बड़े ही आराम से कहता है कि मुझे लगता है कि ये तो नॉर्मल ट्रेनिंग है, इसमें इतनी कोई खास बात नहीं है। तो यूई और सिल्का कुछ पल के लिए शांत रहते हैं। उन्हें भरोसा नहीं होता कि उन्हें लॉयड को ये बताना पड़ रहा है कि नॉर्मल टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरह से जंगल में अकेला छोड़कर ट्रेनिंग नहीं देते। वो लॉयड को आराम से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉयड उल्टा समझ लेता है कि शायद दूसरे बच्चों को इससे भी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता होगा और वो सोचने लगता है कि शायद मेरी ताकत सच में बहुत ही ज्यादा कम है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लॉयड एक बार और सभी पर एनहेंसमेंट मैजिक डालता है और सब मिलकर फिर से शहर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन तभी फिर अचानक से लॉयड रुक जाता है और इतनी जल्दी में रुकता है कि वो पीछे सभी लोग उसके ऊपर गिर जाते हैं। फिर सब उससे पूछते हैं कि तुम अचानक से क्यों रुक गए। इस पर लॉयड बताता है कि उसे अपनी स्कैन एबिलिटी से आगे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है। फिर सिल्का पूछती है कि क्या वो कोई मॉन्स्टर है। इस पर लॉयड जवाब देता है कि शायद नहीं, ये किसी शिकारी की जैसा लग रहा है जो अपने शिकार की तलाश में है, लेकिन वो उसे देखने के बाद ही कुछ कह सकता है। फिर वो सबसे कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं इसे चेक करके आता हूँ। इस पर यूई तुरंत ही मना कर देती है क्योंकि लॉयड को खुद भी नहीं पता कि वो क्या खतरा हो सकता है और अगर सच में वहाँ कोई खतरनाक चीज हुई तो वो अकेले ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लॉयड भी यूई की बात से सहमत होता है और बाकी लोग भी कहते हैं कि वो भी एक टीम का हिस्सा है, इसीलिए वो लोग भी लॉयड के साथ जाएंगे। लॉयड की बात काफी अच्छी लगती है कि वो लोग उसकी बहुत परवाह करते हैं। फिर लॉयड सबको उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब जब लॉयड उस जगह से थोड़ी दूर पर है तो वो कंफर्म होकर कह सकता है कि उस घर में मॉन्स्टर है। इस पर उससे पूछते कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वहाँ मॉन्स्टर है, क्योंकि मॉन्स्टर नॉर्मली ग्रुप में होते हैं और वो कई सालों से इस आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी के टाइम पर उन्हें इस आइलैंड के कई देशों में जाने से रोक दिया गया था। फिर बाकी सभी लॉयड की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही नॉर्मल थी, लेकिन लॉयड ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो इसे पहली बार सुन रहा हो। फिर लॉयड थोड़ा हिचकिचाते हुए एक्सेप्ट करता है कि उसे अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। उसकी सबसे पुरानी याद वो है जब मर्लिन ने उसे गोद लिया था और तब तक युद्ध पूरी तरह से खत्म हो चुका था। खैर अगर वहाँ सच में मॉन्स्टर है तो डैगस का मानना है कि उन्हें तुरंत जाकर ये सब शहर के रॉयल गार्ड्स को बताना चाहिए। लॉयड को भी उसकी बात सही लगती है, लेकिन वो पहले थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। बाकी लोग इसे समझाते हैं कि अभी उसके और नजदीक जाना खतरनाक हो सकता है। लॉयड को भी बात पता थी, लेकिन उसे उस घर के अंदर से जो मैजिकल एनर्जी महसूस हो रही थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे एनर्जी क्रिस्टल से आ रही जिसने सारे मॉन्स्टर को आकर्षित किया था। और अगर ये बात सच है तो उसका मतलब ये है कि उस घर के अंदर जो मॉन्स्टर है उसका किसी न किसी तरह से उस मास्टर माइंड से संबंध है जिसने उस सिटी पर हमला करने के लिए साजिश रची है। और अगर ऐसा है तो लॉयड को लगता है कि उसे खतरा उठाकर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। यूई को भी उसकी बात सही लगती है और वो बाकी लोग को समझाती है कि एक योद्धा का फर्ज होता है कि वो लोगों की रक्षा करे और ये मॉन्स्टर लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है और अगर उनकी किस्मत साथ देती है तो वो सिटी पर होने वाले हमलों को रोक सकते हैं। इसके लिए उसे उन मॉन्स्टर को यहीं पर रोकना होगा, इसलिए कम से कम उन्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग उस घर की खिड़की के पास जाकर अंदर झांकते हैं तो वो लोग बहुत ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि घर अंदर से एकदम खाली होता है। फिर लॉयड एक बार और अपनी कैनिंग से लोकेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर तो जमीन के नीचे है और उसका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो सिल्का से पूछता है कि क्या तुम अर्थ मैजिक यूज कर सकती हो, क्योंकि नीचे जाने का कोई और तरीका नहीं था। इस पर सिल्का बताती है कि हाँ मैं अर्थ मैजिक यूज कर सकती हूँ। फिर लॉयड सब पर एनहेंसमेंट मैजिक डाल देता है ताकि उनकी पावर बढ़ जाए और सिल्का अपना सैंड पिट वाला जादू इस्तेमाल करके जमीन में एक गड्ढा बना देती है और उस गड्ढे से गिरते हुए वो सीधा मॉन्स्टर के रिचुअल के बीच में जाके गिरते हैं, जिससे सभी मॉन्स्टर घबरा जाते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो। लेकिन यूई अपनी तलवार एक राक्षस के चेहरे पर तान देती है और धमकी देती है कि अगर वो सच नहीं बताएंगे कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं तो वो उसे जान से मार देगी। लेकिन कुछ होने से पहले ही एक और मॉन्स्टर बीच में आ जाता है और अर्थ मैजिक से यूई की तरफ ढेर सारे पत्थर फेंक देता
है जिससे यूई का ध्यान भटकता है और इतने में ही पहला मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी कर्स एक मॉन्स्टर के सीने में गोली मार देता है तो पहला मॉन्स्टर अपने साथियों को छोड़कर सीधा दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा बंद करके हॉलवे में चला जाता है ताकि यूई उसका पीछा न कर सके। और जब यूई का ध्यान भटका होता है तो बचे हुए मॉन्स्टर चुपके से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में कर्स आ जाता है और उन दोनों मॉन्स्टर के पैर में गोली मार देता है जिससे यूई को उन्हें आसानी से रोकने में मौका मिल जाता है। अब जब वो लोग यहाँ के सारे डीमन को मार देते हैं तो सभी फिर से इकट्ठा होते हैं और आखिरी डीमन का पीछा करने की तैयारी करने लगते हैं। वहाँ दरवाजे की दूसरी ओर डीमन एक लड़की को मैजिकल कोकून में लपेट रहा होता है ताकि वो यहाँ से उसे दूसरी जगह ले जा सके, लेकिन यूई और बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं जिससे डीमन तुरंत भागने लगता है। फिर सब मिलकर उसका पीछा करते हैं और सीढ़ियों के ऊपर खुली जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी डीमन भाग सकता था। इसलिए लॉयड यू से कहता है कि वो डीमन के आगे जाकर उसे रोकेगा और साथ ही सिल्का और डैगस साइड से आकर उसे चारों ओर से घेर लेंगे। आखिरकार डीमन के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता तो लॉयड डीमन से कहता है कि अब वो हार मान ले क्योंकि उसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन डीमन हार मानने से मना कर देता है और आखिरी कोशिश के रूप में एक बिजली वाला जादू करता है ताकि वो पूरे ग्रुप को खत्म कर सके। लेकिन लॉयड को उसकी चाल पहले से पता चल जाती है और वो सब पर जादू डाल देता है जिससे वो सभी बच जाते हैं और लास्ट अटैक डीमन के सीने को चीरते हुए निकलता है जिससे वो मर जाता है। फिर उसे डीमन के मरने के बाद लॉयड ककून पर कंट्रोल कर लेता है और जब उसे खोलता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ एक बीस्ट गर्ल होती है। फिलहाल सब मिलकर उसे कैबिन में ले जाते हैं और बिस्तर पर सुला देते हैं क्योंकि अब सारे डीमन मर चुके हैं तो उन्हें इस लड़की से ही कुछ जानकारी मिल सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी होश में ही नहीं आने वाली। फिर डैगस लॉयड से पूछता है कि क्या वो उसे ठीक कर सकता है। इस पर पोलैंड कहता है कि वो कोशिश करेगा और फिर वो अपने मैजिकल बैंड से उसकी हीलिंग प्रोसेस को शुरू करता है। सिल्का लॉयड की हीलिंग मैजिक देखकर हैरान रह जाती है तो लॉयड हंसते हुए बताता है कि उसने अपने फ्री टाइम में इस मैजिक में कुछ करेक्शन किया था, लेकिन यूई लॉयड से कहती है कि ज्यादातर एडवेंचर को अपने मैजिक में करेक्शन करना नहीं आता है और यहाँ तक कि ऐसा करना भी काफी रेयर था। तो लॉयड की एबिलिटी सच में बहुत ही स्पेशल थी। लॉयड को ये पता नहीं होता कि मैजिक में चेंज करना इतनी बड़ी बात होती है क्योंकि उसके टीचर मर्लिन अक्सर उसे अपने मैजिक को बेहतर बनाने में मदद किया करती, लेकिन अब उसे यूई की बात समझ आ जाती है और वो इस बार अपने टैलेंट को कम नहीं समझता। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे धीरे होश में आती है और उसकी आंखें खुलती हैं। यूई उस पर सवाल की बौछार कर देती है क्योंकि वो उससे बहुत कुछ जानना चाहती थी। उसे लड़की को जवाब देने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह से बताती है कि उसका नाम क्लियर है। उसके बाद लॉयड पूछताछ शुरू करता है और कहता है कि क्या उसे पता है कि डीमन ने उसे बंदी क्यों बनाया था। इस पर क्लियर कुछ भी नहीं बोलती तो लॉयड टॉपिक बदलते हुए उसे बताता है कि वो सभी एडवेंचर हैं जो एक फार्म को मॉन्स्टर से बचाने के लिए आए थे और मॉन्स्टर को एक मैजिक स्टोन का यूज करके बुलवाया जा रहा था जो फार्म के बीच में रखा था और लॉयड को उसमें से बीस्ट मैजिक की फीलिंग आ रही थी। उसे याद आता है कुछ बेस्ट लोग ऐसे होते हैं जिसमें से जानवरों को कंट्रोल करने की मैजिक होती है, तो वो जानता था कि क्या ये मैजिक क्लेयर की तरफ से आ रहा था। क्लेयर थोड़ी देर के लिए हिचकिचाती है लेकिन फिर मान लेती है कि वो मैजिक स्टोन को पावर दे रही थी। उधर सिटी में कुछ गार्डों को एक मैजिक स्टोन मिलता है जिसे डीमन ने वहाँ सेट किया था, लेकिन अब काफी देर हो गई थी क्योंकि मॉन्स्टर पहले ही आना शुरू कर चुके थे और जल्दी वो पूरे शहर में अपना कब्जा जमा सकते हैं। कहानी उसके आगे से कंटिन्यू होती है और हम देखते हैं कि एलन काफी फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि उसे लॉयड को निकालने के बाद अभी तक उसकी जगह पर कोई भी नया मेंबर नहीं मिला था क्योंकि जितने भी व्हाइट मेजिस ने अभी तक उसकी जगह पर अप्लाई किया था वो एक बार में मुश्किल से 2 स्पेल कास्ट कर पाते थे, जबकि लॉयड आसानी से 5 स्पेल एक साथ कास्ट कर सकता था। रीना एलन को समझाने की कोशिश करती है कि शायद लॉयड स्पेशल था और हमें उसके जैसे दूसरा जादूगर नहीं मिल सकता है, लेकिन एलन की ईगो बीच में आ जाती है और वो ये मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि सिटी के सारे व्हाइट मेज लॉयड से भी बेकार है, इसलिए उन्हें नए मेंबर की तलाश जारी रखनी चाहिए। तभी रॉयल गार्ड का एक मेंबर वहाँ आता है और उन्हें एक बैड न्यूज देता है कि सिटी के बाहर मॉन्स्टर देखे गए हैं और उनकी संख्या लगभग 10,000 से भी ज्यादा है, इसलिए किंग चाहते हैं कि हीरो गिल्ड सिटी की रक्षा में मदद करे। वह एलन को अभी भी लगता है कि वो और उसकी टीम सबसे पावरफुल है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे समझे उसके लिए हाँ कर देते हैं। एलन को इतना रिलैक्स देखकर गार्ड को भी राहत मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि एलन सच में पावरफुल है। गार्ड के जाने के बाद सीना एलन से पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि वो उन्हें हरा सकता है क्योंकि 10,000 मॉन्स्टर को अकेले हैंडल करना आसान नहीं होने वाला, लेकिन एलन को इसकी जरा से भी फिक्र नहीं होती। उसके दिमाग में बस यह चल रहा था कि जैसे ही वो इस मिशन को पूरा करेगा किंग उसे खूब सारे इनाम देंगे और सभी लोग उसे सबसे पावरफुल इंसान के रूप में जानेंगे। लेकिन उसकी बातें सुनकर बाकी लोग पहले ही समझ जाते हैं कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। उधर जंगल में लॉयड और क्लियर जंगल में दूसरे मॉन्स्टर के ग्रुप का पता लगा लेते हैं। अगर ये मॉन्स्टर पहले वाले ग्रुप के साथ मिल जाते हैं तो सिटी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। लॉयड क्लियर से कहता है कि
कि उन्हें इन मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना ही होगा। लेकिन क्लेयर इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचाती है और पूछती है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिनसे इन सारे मॉन्स्टर को बिना मारे रोका जा सके, क्योंकि भले ही डीमन उन्हें कंट्रोल कर रहे थे लेकिन इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ लाने में उसकी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो उनके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। लॉयड समझ जाता है कि क्लेयर इन मॉन्स्टर को नहीं मारना चाहती है, इसलिए वो प्रॉमिस करता है कि वो कुछ ऐसा प्लान बनाएगा जिससे सिटी भी बच जाएगी और मॉन्स्टर भी कम से कम मारे जाएंगे। लेकिन इसके लिए उसे क्लेयर की मदद चाहिए होगी। वो पूछता है कि क्या क्लेयर अपनी मैजिक का यूज करके इन मॉन्स्टर को उनके प्लेस पर वापस भेज सकती है। क्लेयर कहती है ये पॉसिबल है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ संभाल पाना मुश्किल होगा। फिर लॉयड पूछता है कि अगर वो सपोर्ट मैजिक से उसकी ताकत बढ़ा दे तो क्या उसके बाद वो ये कर पाएगी। क्लेयर इस पर श्योर नहीं होती, लेकिन वो कोशिश करने के लिए तैयार थी। वो मॉन्स्टर से बात करने के लिए अपनी मैजिक का यूज करने लगती है, लेकिन उसे ऐसा करने से जंगल में कोई चीज रोक रही थी और जब तक इस चीज को दूर नहीं किया जाता तब तक वो कुछ कर नहीं सकती थी। वहाँ एलन सिटी में सभी बचे हुए एडवेंचर्स की मीटिंग बुलाता है, लेकिन वो काफी निराश था क्योंकि बचे हुए सारे एडवेंचर बहुत कमजोर थे। फिर सीना उससे कहती है कि ये सारे ए रैंक और उससे ऊपर की टीम को पहले ही मिशन पर भेज दिया गया है, इसलिए यहाँ सिर्फ बी रैंक की और उसके नीचे एडवेंचर ही बचे हैं और ये काफी मुश्किल घड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इनकी बेइज्जती करो। एलन बी रैंक एडवेंचरर्स के साथ काफी बदतमीजी से बात कर रहा था, जिससे वो लोग गुस्से में आने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि माहौल ज्यादा बिगड़ता, गिल्ड ब्रांच मैनेजर वहाँ आ जाता है और सबको शांत करवा कर कहता है कि हम यहाँ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं, और ये समय बहस करने का नहीं है। तो एलन मान जाता है कि वो दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। फिर एलन सबको अपना प्लान बताने के लिए खड़ा होता है। वो कहता है कि सभी मेज स्टार्टिंग में अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करेंगे और कम से कम 10 मॉन्स्टर को तो मार दे, और फिर जब तक वो लोग अपनी एनर्जी रिकवर करेंगे और बाकी फाइटर्स भी ऐसे ही करेंगे, और वो इसे तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये सारे मॉन्स्टर खत्म नहीं हो जाते। अब कहने में तो ये प्लान बहुत इजी था, लेकिन एडवेंचर एलन से कहते हैं कि उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस प्लान पर काम कर सके। उनकी सबसे पावरफुल स्पेल भी मुश्किल से एक मॉन्स्टर को मार पाएगी, तो हर किसी के लिए 10 मॉन्स्टर को मारना तो इम्पॉसिबल है। ये सुनने के बाद एलन उन्हें फिर से यूजलेस कहने लगता है, लेकिन तभी मिया बोल पड़ती है कि वो खुद भी 10 मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगी। तो एलन उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाह रही है। इस पर मिया बताती है कि कुछ समय पहले से उसके स्पेल की शक्ति अचानक से कम हो गई है और तब से वो मैजिक इतने अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं हो रहा, बल्कि सीना, लुलू और रीना का भी यही हाल है, और ये लॉयड के उनकी टीम छोड़ने के बाद से हो रहा है। ये सुनकर एलन कहने लगता है कि उन लोगों ने अपनी स्किल के बारे में उससे झूठ बोला, लेकिन रीना उसे साफ साफ कह देती है कि किसी ने भी तुमसे झूठ नहीं बोला, बल्कि ये चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, और अगर तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा भी डेडिकेटेड होते तो अब तक समझ चुके होते कि तुम पहले से कमजोर हो चुके हो, लेकिन तुम हीरो होने की घमंड में खोए हुए थे और अब तुम अपने टाइटल के भी हकदार नहीं हो। अब ये सब रीना ने सारे एडवेंचर के सामने बोला होता है, जिससे एलन को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो अपनी पावर दिखाने के लिए पूरी ताकत से रीना को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन रीना उसके पंच को आसानी से रोक लेती है। ये सारा सीन सभी लोग देख रहे थे, तो अब एलन की रेपुटेशन बचने का कोई चांस नहीं था, खास करके जब वो पिछले आधे घंटे से यहाँ सभी लोगों को कमजोर कह रहा था। उसके बाद वो शर्मिंदगी के कारण वहाँ से भाग जाता है और बाकी एडवेंचर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा इंसान हीरो कैसे बन गया। उन्हें समझ आ जाता है कि वो उस पर भरोसा करके अपनी जान नहीं बचा सकते, इसलिए सब सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही मॉन्स्टर वहां पहुंचने वाले थे। वो लोग शहर छोड़कर भागने का सोचने लगते हैं, लेकिन रीना सबको शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो कभी यहाँ रुक कर लड़ना चाहती थी। सभी लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं क्योंकि रीना जैसी काबिल इंसान अभी उनके साथ है, लेकिन रीना भी कहती है कि हालत सच में बहुत खराब है। सबसे पहले वो उनसे पूछता है कि क्या किसी ने हाल फिलहाल में लॉयड को देखा है। तभी शीन शिफ्ट होता है और लॉयड अभी भी क्लेयर के साथ जंगल में था। उन्हें पेड़ों के पीछे छुपा हुआ एक मैजिक क्रिस्टल मिलता है। लॉयड ने इस तरह का क्रिस्टल पहले भी देखा था और शायद इसकी डार्क एनर्जी क्लियर को उसका मैजिक यूज करने से रोक रही थी, और अगर इस क्रिस्टल को नष्ट किया जाता है तो क्लियर मॉन्स्टर को दोबारा कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल फैले हुए हैं और उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। लॉयड कहता है कि पूरा जंगल ढूंढने में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए वो क्लियर से पूछता है कि क्या वो इन क्रिस्टल की लोकेशन पता कर सकती है, क्योंकि क्रिस्टल में उसी एनर्जी का यूज हो रही थी। क्लियर कहती है कि हाँ, अगर वो क्रिस्टल नजदीक में है तो मैं उनकी एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन जंगल बहुत बड़ा है इसलिए दूर की लोकेशन में उनका पता नहीं लग सकती। लॉयड कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है। क्लियर कुछ पूछ पाती उससे पहले लॉयड उस पर सेंसरी शेयरिंग का एनहेंसमेंट मैजिक डाल देता, जिससे क्लियर पूरे जंगल के मैजिक क्रिस्टल को महसूस कर सकती और उन सभी की एग्जैक्ट लोकेशन लॉयड को पता चल जाती है। उसके बाद वो क्लियर के साथ साथ खुद पर भी इनविजिबिलिटी मैजिक यूज करता है ताकि मॉन्स्टर उन्हें ना देख सके। क्लियर हैरान रह जाती है क्योंकि इतना मैजिक यूज करने के बाद भी लॉयड जरा भी नहीं थका होता। फिर वो दोनों मॉन्स्टर से बचते हुए आगे
बढ़ने लगते हैं और क्लियर क्रिस्टल पर से डार्क मैजिक हटाना शुरू कर देता है। वहाँ सिटी में एडवेंचर सिटी की दीवारों के बाहर जमा हो चुके थे और उन्हें लड़ाई की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी वो लोग काफी परेशान होते हैं। पहले रीना ने उन्हें बताया था कि हीरो गिल्ड लॉयड के कारण ही यहाँ तक पहुँच पाया है, उसने ही उनकी टीम को सक्सेसफुल बनाया था। फिर दूसरे एडवेंचर पूछते हैं कि अगर वो इतना जरूरी था तो फिर लॉयड को टीम से निकाल क्यों दिया गया था। इस पर रीना बताती है कि सक्सेस का भूत उनके सर पर चढ़ गया था और जब भी वो कोई मिशन पूरा करते तो अपने पावर पर उन्हें पूरा घमंड हो जाता और वो लोग लॉयड की मेहनत को इग्नोर कर देते थे। फिर वो सबसे कहती है कि अब लॉयड ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन गिल्ड मैनेजर बताता है कि लॉयड अभी शहर में नहीं है। हीरो गिल्ड के निकल जाने के बाद उसने एक एस रैंक टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो अभी एक मिशन के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। फिर रीना कहती है कि लॉयड अपने सपोर्ट मैजिक से अपने सफर को बहुत कम टाइम में पूरा कर सकता है और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि अभी वो रास्ते में होगा। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए रीना विश करती है कि लॉयड टाइम पर आ जाए। सबको रीना की बात पर भरोसा होता है, लेकिन अभी भी वो लोग काफी डरे होते हैं। फिर रीना के प्लान के अनुसार आर्चर्स तीर चलाकर सबसे पहले मॉन्स्टर की संख्या को कम करेंगे। उसके बाद जब मॉन्स्टर उनके बनाए गए ट्रेंचेस में घुसेंगे तो शील्ड बैरियर्स एक लाइन में खड़े होकर उन्हें रोकेंगे। उसके बाद मेज स्वॉर्ड अपनी पूरी ताकत से मैजिक अटैक करेगी। ये सब वो लोग ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजी से वो लॉयड और उनकी टीम के आने का इंतजार कर सकते हैं। वह रात में यूई और बाकी लोग सिटी के पास पहुंच चुके होते हैं और उन पर अभी भी लॉयड का स्पीड बूस्ट मैजिक का असर होता है, इसलिए वो थोड़ा आराम करने के बाद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उधर लॉयड और क्लियर को जंगल में आखिरी मैजिक स्टोन भी मिल जाता है और जैसे ही वो उसे डिसेबल करते हैं सारे मॉन्स्टर नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन उस स्पेल पर हाई वुल्फ्स और ब्लड पैंथर्स थे जिनके बीच में पहले से ही काफी दुश्मनी थी, तो वो नॉर्मल होते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लड़ाई के बीच में एक मॉन्स्टर क्लियर से टकरा जाता है, जिसके कारण लॉयड का इनविजिबिलिटी मैजिक टूट जाता है और अब सारे मॉन्स्टर का ध्यान क्लियर पर आ जाता है। क्लियर इतनी डर जाती है कि वो ये भूल जाती है कि वो अपने पावर से मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है और इससे पहले कि मॉन्स्टर क्लियर को मार देते लॉयड से भी मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वहाँ सिटी में भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। भले ही उन लोगों ने अभी तक मॉन्स्टर को रोक लिया था, लेकिन इतनी देर तक लड़ने के कारण वो लोग थकने लगे थे और फिर धीरे धीरे मॉन्स्टर उनकी फॉर्मेशन तोड़ने लगते हैं। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग हार मानने वाले थे एक विशाल फायरवॉल का अटैक होता है और ये अटैक यूई और उसकी टीम ने किया होता है, यानी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पहुंच चुके थे। उधर लॉयड मॉन्स्टर के हमलों से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उसे देखकर क्लियर बहुत हैरान थी कि लॉयड इतनी तेजी से कैसे मूव कर पा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मॉन्स्टर पर हमला क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो जानती है कि लॉयड जैसे ताकतवर इंसान के लिए ऐसे मॉन्स्टर को हराना बहुत ही आम बात थी। तभी उसे याद आता है कि लॉयड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके लिए मॉन्स्टर को कम से कम मारेगा और शायद इसलिए वो उन पर अटैक भी नहीं कर रहा। क्लियर नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लॉयड परेशान हो, इसलिए वो अपनी पावर को यूज करना शुरू करती है और एक गाना गाती है जिससे सारे मॉन्स्टर शांत हो जाते हैं और वापस जंगल की तरफ लौटने लगते हैं। लॉयड उसकी एबिलिटी को देखकर बहुत इम्प्रेस था। वो क्लियर से पूछता है कि उसने क्या किया था। क्लियर बताती है कि उसने बस अपनी पावर से मॉन्स्टर को पोलाइटली जंगल में वापस जाने के लिए कहा और उन्होंने उसकी बात मान ली। खैर अब जब वो वहाँ की सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी थी तो लॉयड क्लियर से कहता है कि अब हमें जल्दी से सिटी लौटना होगा। वहाँ सिटी में भी अभी भी वो लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और यूई की टीम के हेल्प के बाद भी मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। साथ ही उनकी एनर्जी भी खत्म होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। रीना सबको हार ना मानने के लिए कहती है क्योंकि उसे यकीन था कि वो लोग जीतने का कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन फ्रंट लाइन पहले ही टूट चुकी थी और चारों तरफ लोग घायल हो रहे थे। किसी तरह से वो अभी तक टिके हुए थे, लेकिन अब उनकी सारी डिफेंस पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। गिल्ड मैनेजर भी डरने लगते हैं कि शायद अब पूरा शहर खत्म होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि सिटी पूरी तरह से खत्म होती जंगल के पास से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और ये क्लियर थी जिसका गाना लॉयड के मैजिक से बूस्ट हो गया था। उन दोनों की मेहनत से सभी मॉन्स्टर ने हमला करना बंद कर दिया था और जंगल की ओर जाने लगे थे। फिर सारे मॉन्स्टर के जाने के बाद क्लियर आखिरी खास गाना बंद करती है और थकावट के कारण लगभग बेहोश ही हो जाती है, लेकिन लॉयड उसे संभाल लेता है। दोनों खुश थे कि उन्होंने शहर बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि खतरा हमेशा के लिए टल गया, क्योंकि ये पूरी घटना डीमंस की साजिश थी और उन्होंने और भी अटैक करने का प्लान बना रखा था। वहाँ हम देखते हैं कि गोलम का एक बहुत बड़ा झुंड सिटी की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ माइकल अपने कासल में आराम से बैठा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब तक इस सिटी को मॉन्स्टर ने पूरी तरह से कुचल दिया होगा। तभी उसका एक मैसेंजर अर्जेंट रिपोर्ट लेकर वहां आता है। शुरू में माइकल काफी रिलैक्स होता है कि पक्का उसके लिए कोई गुड न्यूज है, लेकिन तभी मैसेंजर बताता है कि मॉन्स्टर ने अचानक से अटैक करना बंद कर दिया है और वापस जंगल की ओर भाग गए हैं। अब सिर्फ गोलम्स बचे हैं जिन्हें किसी वजह से क्लियर का गाना सुनाई नहीं दिया। वहीं लॉयड सोचता है कि जरूर डीमन बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन इस स्पीड से तो
गोलम सिटी को भारी नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए लॉयड क्लियर पर स्पीड बूस्ट मैजिक डाल देता है और कहता है कि हमें टाउन जल्दी जाना होगा। जैसे ही दोनों गोलम के पास से निकलते हैं वो उन्हें देख लेते हैं। लॉयड तुरंत क्लियर को पीछे हटने के लिए कहता है ताकि वो गोलम के पंच से बच सके। गोलम्स को देखकर लॉयड को साफ समझ आ जाता है कि इन्हें किसी तरह एनहेंस किया गया है और इन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच क्लियर और लॉयड सिटी के ट्रेंच के पास पहुंच जाते हैं तो लॉयड क्लियर की कमर पकड़कर ट्रेंच के ऊपर छलांग लगा देता है और वहाँ के सारे सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी इंसान के लिए इतना दूर छलांग लगाना, वो भी किसी को उठाकर, नॉर्मल बात नहीं थी। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि लॉयड के पास इनसेन एनहेंसमेंट मैजिक है। जैसे ही लॉयड और क्लियर ट्रेंच के दूसरी तरफ पहुंचते हैं उनकी मुलाकात यूई और बाकी लोगों से होती है। सब लोग लॉयड को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसी ने सिटी को बचाया था, लेकिन लॉयड कहता है कि असली थैंक यू तो क्लियर को करना चाहिए क्योंकि उसी की मैजिक की वजह से ज्यादातर मॉन्स्टर वापस चले गए। हालांकि गोलम्स अब भी सिटी की ओर बढ़ रहे थे तो तैयारी करना जरूरी है। इसी बीच लॉयड के पैर कमजोर होने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। कई दिनों से लगातार एनहेंसमेंट मैजिक यूज करने की वजह से उसकी एनर्जी कम हो रही थी और उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा था। बाकी लोग उससे कहते हैं कि अब उसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा थक चुका है, लेकिन लॉयड कहता है कि जब तक सिटी सुरक्षित नहीं होती वो आराम नहीं करेगा। कुछ देर बाद गिल्ड मास्टर वहाँ आता है और जैसे ही वो आता है लॉयड उसे क्लियर का खास ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि उसी की सेफ्टी उसके लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर ये बात समझ जाता है और वो तुरंत कुछ नाइट्स को क्लियर की प्रोटेक्शन में लगा देता है और लॉयड से वादा करता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। लेकिन इसके अलावा वो इस बात से भी खुश होता है कि लॉयड टाइम पर वापस आ गया क्योंकि अब वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। ये सुनकर लॉयड कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हीरो पार्टी तो अभी भी टाउन में होगी। तभी रीना वहाँ आती है और बताती है कि एलन ने लड़ाई में मदद करने से मना कर दिया है। ये सुनकर लॉयड को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि कौन सा हीरो ऐसा करेगा जब सारे लोगों की जिंदगी खतरे में हो। लेकिन रीना कहती है कि क्लैन जैसे इंसान को हीरो कहलाने का कोई हक नहीं है। तभी लॉयड की नजर रीना के हाथ के गहरे घाव पर जाती है। वो बिना एक सेकंड सोचे तुरंत अपना मैजिक इस्तेमाल करके उसका जख्म ठीक कर देता है। गिल्ड मास्टर ये देखकर हैरान रह जाता है कि लॉयड ने इतनी आसानी से रीना को हील कर दिया, लेकिन इसकी वजह से लॉयड खुद लगभग गिर ही जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से ही बहुत कम थी। रीना उससे कहती है कि उसे सिर्फ उसकी वजह से अपने आप को इतना पुश करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लॉयड कहता है कि वो उसे उस हालत में कभी नहीं छोड़ सकता था। फिर रीना उससे कहती है कि वो हमेशा से लॉयड से माफी मांगना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से हीरो पार्टी स्ट्रॉन्ग बन पाई थी, लेकिन लॉयड अब भी इनकार करता है और कहता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तब रीना साफ कहती है कि उसकी सपोर्ट उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन अब तक किसी ने भी लॉयड को उसके लिए काम का क्रेडिट नहीं दिया था और रीना मानती थी कि इसमें उसी की गलती थी क्योंकि उसने एलन को लॉयड को पार्टी से निकालने के लिए नहीं रोका था। तभी अचानक गार्ड्स अलार्म बेल्स बजा देते हैं क्योंकि गोलम सिटी तक पहुंच चुके थे। कुछ गोलम ट्रेंच में गिर जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे गोलम्स खड़े थे। गार्ड्स बिना सोचे समझे उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लॉयड उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी रुको, ये गोलम्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे एक गार्ड अपनी तलवार गोलम पर चलाता है, तलवार तुरंत टूट कर बिखर जाती है। वो गार्ड शॉक में खड़ा रह जाता है और तभी गोलम उसे एक जबरदस्त राइट हुक मारकर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि हालत बहुत बिगड़ सकते हैं। तभी रीना अपनी शील्ड उठाती है और सबको पूरी ताकत से अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन तभी मैजिक स्पेल और वेपन्स गोलम की पत्थर जैसी बॉडी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। सबको पीछे हटना पड़ता है और धीरे धीरे सब निराश होने लगते हैं। अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तभी लॉर्ड यूई से कहता है कि वो सब पर एनहेंसमेंट मैजिक डालने वाला है। यूई घबरा जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में कर पाएगा, क्योंकि 100 से भी ज्यादा लोगों पर एनहेंसमेंट मैजिक डालना इम्पॉसिबल है। लेकिन लॉर्ड कहता है कि वो कर लेगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक बार में ही सब पर मैजिक डाल सके, इसलिए उसे एक एक ग्रुप करके मैजिक डालना पड़ेगा। लॉर्ड स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और जैसे ही वो अपना काम खत्म करता है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि उसका एनर्जी का बहुत ही ज्यादा खतरनाक रूप से काम हो चुका था। वो बाकी लोगों से कहता है कि उसने फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर स्ट्रेंथ बूस्ट और सारे मेजेस पर एनर्जी बूस्ट डाल दिया है, लेकिन उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि लॉर्ड की कम एनर्जी के कारण उन पर ज्यादा देर तक मैजिक नहीं रुकेगी। फिर जैसे ही गोलम आगे बढ़ते हैं, यूई टावर पर चढ़ जाती है और सभी सोल्जर्स को चिल्लाकर बताती है कि लॉर्ड ने तुम सब पर एनहेंसमेंट मैजिक डाल दिया है, अब तुम लोग गोलम से लड़ सकते हो। सोल्जर्स को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि लॉर्ड ने सच में इतनी जल्दी सब पर मैजिक डाल दिया, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तभी अचानक से सोल्जर पर गोलम का अटैक होने वाला होता है। उसी समय रीना भाग कर आती है और अपने शील्ड से उसे रोक देती है। उसके तुरंत बाद यूवी टावर से छलांग लगाकर नीचे आती है और एक ही बार में गोलम को बीच में से 2 हिस्से कर देती है। जैसे ही पहला गोलम गिरता है, रीना सबके सामने अपने शील्ड उठाकर कहती है कि ये प्रूफ है कि लॉर्ड का एनहेंसमेंट मैजिक सच में काम कर रहा है। अब सब लोग ये देखकर समझ जाते हैं
कि सच में उनके अंदर पहले से कहीं ज्यादा ताकत है और लॉयड की मदद से शायद ये जंग जीती जा सकती है। इसी बीच लॉयड कर्स को कहता है कि वो मैजिक यूनिट की मदद करे, साथ ही डैगस और सिल्का तुरंत फ्रंट लाइन ज्वाइन करे। लेकिन खुद लॉयड अब लगभग गिरने के कगार पर होता है। गार्ड दौड़ कर आता है, उसे सहारा देता है और फोर्ट तक ले जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। उधर लॉयड की मैजिक बूस्ट की वजह से एडवेंचरर्स अब एक के बाद एक गोलम को खत्म करते जा रहे थे और लॉयड खुद टावर से खड़े होकर सबको चेयर कर रहा था। लेकिन तभी जैसे ही आखिरी गोलम को हराने वाले होते हैं, अचानक लॉयड का एनहेंसमेंट मैजिक खत्म हो जाता है और एडवेंचर फिर से पावरलेस हो जाते हैं। अब भले ही सामने सिर्फ एक गोलम बचा था, लेकिन अगर वो सिटी तक पहुंच गया तो वो पूरी तबाही मचा देगा। यूई सामने दौड़ कर आती है और गोलम का रास्ता रोक लेती है। जैसे ही गोलम उस पर अटैक करने वाला होता है, रीना उसे धक्का देकर साइड में कर देती है ताकि डैगस उसका पंच ब्लॉक कर सके। लेकिन इस तरह वो लोग ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाते। लॉयड समझ जाता है कि उसे ही कुछ करना होगा। उसका एनर्जी अब लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी बची कुची एनर्जी इकट्ठा करके यूई की तलवार पर एनहेंसमेंट मैजिक डाल देता है। यूई को तुरंत समझ आ जाता है कि लॉयड ने क्या किया है, इसलिए वो रीना और डैगस से कहती है कि वो उसे कवर करे। दोनों अपनी शील्ड उठाकर गोलम का पंच ब्लॉक कर लेते हैं और उसी मौके का फायदा उठाकर यूई अपनी तलवार पकड़ती है और गोलम के हाथ पर दौड़ती है और सीधा उसका सर काट देती है। इसके साथ ही स्टार सिटी आखिरकार बच जाता है। लॉयड एक लंबी सांस लेता है क्योंकि अब वो फाइनली आराम कर सकता है। इधर माइकल के कासल में जनरल गुस्से में उसके ऑफिस में घुस जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उनकी प्लानिंग के लिए पकड़ा गया बीस्ट सिवरल भाग गया है। वो एक्सप्लेनेशन मांगता है, लेकिन माइकल को पहले ही अंदाजा था कि उनका प्लान फेल हो चुका है और जनरल उससे नाराज होगा, इसलिए पहले ही अपना सामान करके वहाँ से भाग गया था। ये देखकर जनरल गुस्से से पागल हो जाता है। वो माइकल के ऑफिस में तोड़फोड़ करता है और डिसाइड करता है कि अब वो उस इंसान को मार देगा जिसने उनकी प्लानिंग में दखल दिया था। इसी बीच सिटी में लॉयड की आंखें खुलती हैं। थोड़ी देर बाद यूई उसे चेक करने के लिए आती है और उसे जगह देकर खुश हो जाती है क्योंकि थकान की वजह से वो पूरा एक दिन सोया पड़ा था। लॉयड उठते ही सबसे पहले माफी मांगता है क्योंकि वो खुद को दोष देता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन यूई अब लॉयड की ये सेल्फ डाउट वाली आदत से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। यूई लॉयड को फ्रंट डोर तक ले जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, लॉयड देखता है कि बाहर एक बहुत ही बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे। ये देखकर लॉयड घबरा जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसने पहले कभी इतनी बड़ी भीड़ को अपना नाम लेते नहीं सुना था। यूई उसे समझाती है कि वो सब लोग सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने वॉरियर को थैंक्स करना चाहते हैं और उनके सामने दरवाजा बंद करना बदतमीजी है, इसलिए उसे बाहर जाकर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन जब तक यूई दोबारा दरवाजा खोलती है, तब तक लॉयड खिड़की से कूदकर बाहर निकल चुका होता है और भीड़ से बचने के लिए वो ब्लॉक के चारों ओर चक्कर काटने लगता है। उधर मर्लिन के घर में विल उससे मिलने आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है, अंदर से जबरदस्त धमाका आ जाता है। मर्लिन बाहर आती है तो विल हंसते हुए कहता है कि किसी गेस्ट का वेलकम ऐसे धमाके से करना बुरी बात है, लेकिन मर्लिन अपनी सफाई में कहती है कि उसने सोचा था कि शायद चोर घुसने की कोशिश कर रहा है। विल इस बात का बुरा नहीं मानता और मर्लिन अब भी इस बात से इम्प्रेस होती है कि कैसे विल हमेशा उसके स्पेल से बिना चोट खाए बच निकलता है। जब वो अंदर जाता है तो विल वहाँ थॉर और लिली को देखता है जो कि उसके और मर्लिन के पुराने जब वो सब हीरो हुआ करते थे। इतने सालों बाद वो सब फिर से एक जगह इकट्ठे हुए थे। मर्लिन विल से पूछती है कि क्या उसके पास लॉयड के बारे में कोई नई जानकारी है, तो विल बताता है कि लॉयड को असल में हीरो पार्टी से निकाल दिया गया था। ये सुनकर मर्लिन हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हीरो पार्टी लॉयड जैसा इंसान को अपनी टीम से क्यों निकाल देगी, लेकिन विल कहता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लॉयड एक एस रैंक टीम का हिस्सा है। मर्लिन को ये सुनकर सुकून मिलता है, लेकिन विल के पास उसे बताने के लिए और भी बातें थी। वो कहता है कि भले ही उसने लॉयड से कभी सीधे बात नहीं की, लेकिन उसने उसे इतना जरूर देख कि समझ आ सके कि मर्लिन की ट्रेनिंग मेथड सच में बहुत ही हार्ड और गलत थी। उधर सिटी में लॉयड एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से सब देख रहा होता है कि कैसे ढेरों लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढ लेते हैं। लॉयड उनसे पूछता है कि इतने सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, तो उसके दोस्त बताते हैं कि ये लोग उसके पीछे इसलिए आए हैं क्योंकि वो सब लॉयड को थैंक यू कहना चाहते हैं जिसने उनकी सिटी को बचाया। लेकिन लॉयड को अब भी लगता है कि उसे कोई थैंक यू नहीं चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से उसने जो किया वो सब बेसिक असिस्टेंट था। तभी यूई उसे समझाती है कि तुम फिर से खुद को कम समझ रहे हो, तुम हमेशा अपने लिए ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो जो नामुमकिन होती है और फिर खुद को ही बेवजह परेशान करते रहते हो। बाकी सब भी उससे कहते हैं अपने आप पर
पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए। पहली बार लॉयड उनकी बातों को समझता है। वहीं मर्लिन के घर में विल उससे कहता है कि लॉयड इतना ज्यादा हम्बल है कि उससे अपनी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं है। फिर एबल खुलासा करते हैं कि क्लेयर कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि फॉरेस्ट एम्परर की थर्ड प्रिंसेस है। ये सुनकर लॉयड और बाकी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि क्लेयर राजघराने से है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एबल उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्लेयर की पावर कैसी लगी। लॉयड कहता है कि उसकी शक्तियाँ वाकई कमाल की है, लेकिन उतनी ही डरावनी भी है क्योंकि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत तबाही मच सकती है। एबल कहते हैं कि इसलिए किसी भी हाल में क्लेयर को दोबारा राक्षसों के हाथों में नहीं जाने दिया जा सकता है। जल्दी एम्परर अपने प्रिंसेस को वापस लेने आएगा, इसलिए लॉयड और उसकी टीम को एबल का एक खास मिशन दिया जाता है। उन्हें क्लेयर को हिडन रूप से रॉयल कैपिटल सरफेस तक पहुंचाना था। वैसे तो ये काम रॉयल नाइट का होता है, लेकिन इससे सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया और डीमन उनके रास्ते में आने की कोशिश करेंगे। डीमन अभी भी क्लेयर की पावर के पीछे हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन लॉयड और उसकी टीम इस मिशन को ले लेती है और अगले ही सुबह सब एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। ये तो सच में चमत्कार है कि उसे ऐसी टीम मिल गई जो उसका फायदा उठाने की जगह उसकी इज्जत करती है। मर्लिन ये सोचकर थोड़ा बुरा महसूस करती है कि शायद उसने लॉयड को काफी बुरी तरह से ट्रेन किया था। हालांकि वो बस चाहती थी कि लॉयड उसकी जैसी गलतियां ना करे। उधर सिटी में आखिरकार लॉयड अपने दोस्तों की बात मान लेता है और बाहर भीड़ से मिलने जाता है। लोग उसे दिल से थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन्हें ताकत मिली और वो लड़ाई जीत सके। अब इस शहर के लिए लॉयड ही असली हीरो बन गया था। जहाँ तक एलन और उसके साथियों की बात है, वो सब अब गहरे मुसीबत में है क्योंकि मुसीबत के टाइम पर बिना किसी वजह लड़ाई से मना करना अपने आप ही एक हीरो का टाइटल छीन लेने के बराबर था। अब तो उसका पोजीशन भी खत्म हो गया था और वो ऐसी जगह नहीं रुक सकता था जहाँ का हीरो लॉयड है। इसलिए वो सबको कह देता है कि अपना सामान बांध लो, हम तुरंत निकल रहे हैं। बाकियों को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है।